अगर हमारा सेंटर ओरिजिन है यानी कि Z0 के कोऑर्डिनेट्स 0,0 कह लो या 0+0 कह लो, तो हमारी इक्वेशन जो है वो कुछ इस प्रकार से हो जाती है। मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का वैल्यू जो होता है वो छोटा या बराबर होता है मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के, एंड दोज इनइक्वालिटीज बेसिकली कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटीज के थ्रू मॉड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे -1 इंटू -1 का मॉड इंटू Z का मॉड लिख सकते हैं। ये वाला वेक्टर मेरा हो गया Z माइनस Z2, ये वाला वेक्टर हो गया मेरा Z माइनस Z1। तो Z माइनस Z2 अपॉन Z माइनस Z1 के बीच में एंगल तो ये वाला आएगा 90 डिग्री। हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। कैसे हैं सारे के सारे बच्चे? मैं हूं आपका अपना अरविंद सुथार। स्वागत करता हूं आपका रफ्तार बैच के लेक्चर नंबर 3 ऑन ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसको हम कवर कर रहे हैं अंडर द टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स पार्ट 2। आई होप आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा होगा, मज़ा आया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स की दुनिया में ज्योमेट्री को फील करके। तो आज के इस सेशन के अंदर भी आप लोगों को और बेहतरीन मज़ा देने के लिए मैं इस सेशन के अंदर आया हूं। पहली बात, हम सबसे पहले रिकैप करेंगे पिछले क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे। एक टॉपिक मैंने आप लोगों को कहा था कि सोचिएगा थोड़ा इसके बारे में, तो आई होप आप लोगों ने उसके बारे में थोड़ा बहुत सोचा भी होगा। और फिर हम स्ट्रेट लाइंस की शुरुआत तो कर ही चुके थे, आज थोड़ा इन डेप्थ जाएंगे वहां पर, और सर्कल्स को भी आर्गंड प्लेन के अंदर इन डेप्थ पढ़ेंगे बच्चों। तो हियर वी गो। सबसे पहले हम लोगों ने अब तक क्या देखा है कि अगर हमें ऐसे सर्कल की इक्वेशन लिखनी हो जिसका कि सेंटर Z0 हो और रेडियस अगर R है, तो उस सर्कल की इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है बच्चों? द इक्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कल इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर थिंग। याद है आप लोगों को Z का Z0 से डिस्टेंस, दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड ऑफ Z माइनस Z0। यही होता है इस चीज का मीनिंग, डिस्टेंस बिटवीन Z एंड Z0। वो अगर कांस्टेंट है यानी R के बराबर है, तो आप देख सकते हैं कि Z0 अगर मैंने कोई पॉइंट फिक्स कर दिया और वहां से अगर मैंने R डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट्स लेने की शुरुआत करी, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो पॉसिबल हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम Z0, एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम Z0, ऑल दीज पॉइंट्स विल लाई वेयर। ये सारे के सारे पॉइंट्स कहां लाई करेंगे? एक सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। हाँ या ना, हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी एवरीवन। सो वी कैन सी कि हाँ यार, ये शेप जो है वो सर्कल बन जाएगा, यानी कि Z जो है वो हमारा इस सर्कल के ऊपर आ जाएगा। अगर हमारा सेंटर ओरिजिन है यानी कि Z0 के कोऑर्डिनेट्स 0,0 कह लो या 0+0 कह लो, तो हमारी इक्वेशन जो है वो कुछ इस प्रकार से हो जाती है, राइट? यस, तो दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड। आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट इनइक्वालिटीज ऑफ सर्कल्स। इनइक्वालिटीज के बारे में भी हम लोगों ने काफी बात करी थी। सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि मॉड Z माइनस Z0 इज इक्वल टू R अगर दिया हुआ है, तो ये सारे के सारे वो पॉइंट्स जो कि सर्कल के ऊपर हैं उन्हें रिप्रेजेंट करेगा। हाँ या ना बच्चों? अभी अभी देखा हमने, ठीक है जी। रेडियस, ये वाला पोर्शन इज नथिंग बट दी रेडियस। अच्छा, अगर ऐसी चीज हो यानी कि Z का Z0 से डिस्टेंस अगर रेडियस से कम है, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट द रीजन लाइंग इनसाइड द सर्कल। और आप यहां पर डायग्राम के अंदर देख भी सकते हैं कि हमारा रीजन कौन सा हो गया? द रीजन विच इज इनसाइड द सर्कल। यस और नो सारे के सारे बच्चे? आगे बढ़ते हैं। अगर यहां पे इक्वालिटी भी लगी हुई हो, यहां पर इक्वालिटी देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज कि यहां पर Z का वैल्यू सर्कल की बाउंड्री वाले पॉइंट्स नहीं हो सकते, वेयर एज यहां पर Z की वैल्यू जो है वो सर्कल के बाउंड्री पॉइंट्स भी होंगे, बिकॉज यहां पर इक्वालिटी लगी हुई है, यानी Z का Z0 से डिस्टेंस जो है वो R के बराबर भी हो सकता है। यहां पर Z का Z0 से जो डिस्टेंस था वो R के बराबर नहीं हो सकता था। एंड इफ दिस काइंड ऑफ अ थिंग इज गिवन टू मी, तो हम कहेंगे कि यार हमारे सर्कल के बाहर का पूरा रीजन इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। यस एवरीवन, क्या हमें क्लैरिटी है इतने पोर्शन के अंदर? चलिए, उसके बाद हम लोगों ने रोटेशन थ्योरम के ऊपर बात करी थी। रोटेशन थ्योरम में मैंने आप लोगों को बताया था कि Z1 पॉइंट के ऊपर अगर हमने एक वेक्टर को हिंज कर दिया, अब Z2 माइनस Z1 वेक्टर, राइट?
Z2 माइनस Z1 वेक्टर। हमने कहा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम वेक्टर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इसको यहां पर Z1 पर हिंज कर दिया और अब ऐसे रोटेट किया, तो वी हैव सीन कि अगर हम रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर करेंगे तो वी टेक द एंगल एज पॉजिटिव, और अगर हम अगर हम क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में अगर एंगल को मेजर करते हैं तो नेगेटिव एंगल लेते हैं। और अगर हमें इन Z2 माइनस Z1 वेक्टर और Z3 माइनस Z1 वेक्टर के बीच में एक रिलेशन लिखना है तो वी कैन राइट डाउन लाइक दिस एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास। यप एवरीवन, चलिए फिर मैंने आप लोगों से कहा था कि इस चीज के बारे में आप थोड़ा सा जरूर सोचिएगा, और मैंने आप लोगों को कुछ और चीजें बताई थी। क्या बताई थी? आर्ग्यूमेंट अक्सर दुनिया के अंदर कौन करते हैं? लोग करते हैं। तो आर्ग्यूमेंट नाम का जो कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर, वो लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। कैसी प्रॉपर्टीज? अगर मान लीजिए मुझे इस चीज का आर्ग्यूमेंट लिखना है तो आई कैन राइट इट लाइक दिस। अगर मान लीजिए मुझे आर्ग्यूमेंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसा देखना है, डिवीजन में जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स है तो वो कैसे देखते हैं? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। अगर मैं बात करूं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 की, तो उसके साथ हम कैसे डील करते हैं? सेम, द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? ठीक है, तो यहां पर मैंने एक चीज बताई थी कि बस 2n पाई ऐड कर दीजिएगा 2k पाई, जहां पर k इज एन इंटीजर। क्यों कर दीजिएगा? ताकि वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के अंदर आ जाए। तो अगर आप लोगों ने इस चीज के अंदर कि ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, रिमेंबर दिस एज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, या क्या क्या मीनिंग करता है कि यहां पर Z1 और Z2 अगर कोई दो फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो Z का जो लोकस है वो होगा आर्क ऑफ सर्कल हैविंग एंड पॉइंट्स एज Z1 एंड Z2। समझिएगा जरा इस चीज को। अगर मैं यहां पर वो सेकंड वाली प्रॉपर्टी लगाऊं, ये वाली, तो आई कैन राइट डाउन द वेरी सेम थिंग लाइक दिस, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ, इतना आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z2 आ जाएगा। सर लॉगरिथम की प्रॉपर्टी फॉलो करवानी है भाई साहब, और तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मैंने कहा ठीक है यार, जरा आप इस चीज को नोटिस कीजिए। Z का Z माइनस Z1, अगर मान लीजिए मैंने Z1 पॉइंट यहां लिया और लेट से मैंने Z पॉइंट यहां पे लिया, ठीक है, तो ये वाला वेक्टर इज गोइंग टू बी Z माइनस Z1, हाँ या ना? मैंने कहा बहुत बढ़िया। अगर मैंने Z2 यहां पर लिया तो दिस वेक्टर इज गोइंग टू बी व्हाट? दिस वेक्टर इज गोइंग टू बी Z माइनस Z2, हाँ या ना सारे के सारे बच्चे? अब जरा आप नोटिस कीजिए कि Z माइनस Z1 का आर्ग्यूमेंट माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z2, यानी कि Z माइनस Z1 वेक्टर के बीच में, Z माइनस Z1 वेक्टर के बीच में, मैं थोड़ा सा कलर डिफरेंट यूज कर रहा हूं सो दैट वी कैन विजुअलाइज इट। ये इसको एक्सटेंड कर दिया, और Z माइनस Z2 वेक्टर के बीच में अगर हमारा एंगल थीटा है तो ये जो हमारा प्यारा सा Z यहां पर बैठा हुआ है, व्हाट विल बी द लोकस ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट Z, राइट? ये हमारा क्वेश्चन था। तो जरा समझिए, अगर ये एंगल थीटा है तो डोंट यू थिंक कि ये वाला एंगल भी थीटा होगा, हाँ या ना बच्चों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, दो लाइंस के केस में ये अगर थीटा तो ये वाला भी अगर थीटा ही होगा। हाँ जी सर, इतना समझ में आता है, बट सर इससे क्या समझे? देखिएगा, गौर करिएगा। एक सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, बहुत ही तगड़ी प्रॉपर्टी होती है वो। व्हाट्स दैट? अगर मैं सर्कल के ऊपर कोई भी कॉर्ड ले लूं, अगर मैं सर्कल के ऊपर कोई भी कॉर्ड ले लूं और मैं सर्कल के पॉइंट को, सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट को अगर इस कॉर्ड के साथ ज्वाइन करता हूं तो ये एंगल जो है वो सेम ही रहता है, हाँ या ना? ये एंगल जो है वो सेम ही रहता है। सही बात है कि नहीं? सही बात है। तो अगर आप देखिए Z माइनस Z1 के बीच में और Z माइनस Z2 के बीच में जो एंगल थीटा है, अगर ये एक कांस्टेंट है और Z1 Z2 फिक्स्ड है, Z1 और Z2 ये भी फिक्स्ड है, तो डोंट यू थिंक कि आपका जो Z लाई करेगा वो एक सर्कल के ऊपर लाई करेगा हुज कॉर्ड इज Z1 से लेकर के Z2। ये Z1 से Z2 जो चीज है ये आपके लिए एक कॉर्ड की तरह एक्ट करेगी, और आपका जो लोकस ऑफ Z बनेगा, आपका जो लोकस ऑफ Z बनेगा वो सर्कल का एक हिस्सा होगा।
So that's why this concept locus of z is an arc of the circle having end points as z1 and z2. समझ में आ रही है ये बात सारे के सारे बच्चों को? Everyone, are you able to understand this concept well? Yes. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आप लोगों को बतानी थी. आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव लर्नड सो फार. तो z का -4 से डिस्टेंस, यही बोल रहा है ये, z का -4 + 0i से जो डिस्टेंस है उसका वैल्यू 3 या 3 से छोटा है. तो मैंने कहा ठीक है यार, हम इसको ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. तो -4, 0i कहां पे आएगा? -4, 0i विल बी कमिंग समवेयर ओवर हियर. -4 + 0i. तो मुझे एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जिसका कि रेडियस 3 या 3 से छोटा हो. तो मैंने कहा यार माय सर्कल विल बी ड्रॉइंग लाइक दिस. ये वाला पॉइंट मेरा कितना हो जाएगा? -1 + 0i. कैसे पता चला सर? अरे 3 रेडियस है, देखो जरा. तो आपको बोल रहा है कि z का इस पॉइंट से डिस्टेंस 3 या 3 से कम होना चाहिए. 3 के बराबर भी हो सकता है और उससे कम भी होगा तो भी चलेगा. तो डोंट यू थिंक कि आपका z जो है वो एनीवेयर इनसाइड द सर्कल हो सकता है, बिकॉज सेंटर का डिस्टेंस रेडियस से कम है कि नहीं है, यानी 3 से कम आएगा कि नहीं अगर z मेरा ये पॉइंट है तो. अच्छा, अगर z मेरा बाउंड्री के ऊपर है तो भी ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर आएगा, यानी 3 के बराबर आएगा. हाँ या ना बच्चों? तो यू कैन डिड्यूस कि आपका जो z रीजन है वो इनसाइड द सर्कल एज वेल एज ऑन द सर्कल आएगा. इतना समझ में आता है सारे के सारे बच्चों को? और कौन सा सर्कल? और वो सर्कल जिसमें कि सेंटर -4, 0i है, या -4 + 0i बोल दो, और रेडियस उसका 3 है. जी सर. अच्छा, हमें बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ये वाला चीज निकालिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस थिंग. तो मैंने कहा यार मैक्सिमम वैल्यू अगर मुझे लिखना है, देखना जरा, पहली बात तो मैक्सिमम वैल्यू क्यों बोला है यार इसने मैक्सिमम वैल्यू? लुक, z जो है वो इस रीजन में पूरे का पूरा लाई कर रहा है इनसाइड द सर्कल एज वेल एज ऑन द सर्कल. तो इसी चीज को मैं लिख सकता हूं z -1 + 0i. हाँ या ना? इसी चीज को मैं लिख सकता हूं z -1 + 0i. हाँ या ना बेटे? तो आप जरा नोटिस कीजिए बेटा, अगर आप यहां पर नोटिस करेंगे तो -1 + 0i तो ये वाला पॉइंट है, एंड z इज एनीवेयर ऑन दिस सर्कल एज वेल एज इनसाइड द सर्कल. तो z कैन बी, अगर मान लीजिए z, क्या ये खुद पॉइंट z हो सकता है? जी सर, बिकॉज दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन द सर्कल, और ऑन द सर्कल वाले पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं ऑलरेडी, बिकॉज यहां पर इक्वालिटी लगा हुआ है. तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि z की जो -1 + 0i से मिनिमम डिस्टेंस जो हो सकती है वो तो 0 हो गई. क्यों? क्योंकि z -1 + 0i खुद भी हो सकता है, बिकॉज इस सर्कल के अंदर अंदर और ऑन द सर्कल z कैन लाई. हाँ या ना बेटा? अच्छा, अब मुझसे तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो यार मैं एक बात बोलना चाहता हूं आपसे. आप लोगों ने सर्कल के अंदर एक कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा कि अगर मान लीजिए कोई भी पॉइंट है और आपको सर्कल के साथ उस पॉइंट की मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस लिखनी है, तो दैट लाइज अलोंग द कॉमन नॉर्मल. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अगर मैं सर्कल के बीच में और इस पॉइंट के बीच में आपसे डिस्टेंस पूछता हूं तो वो कॉमन नॉर्मल के अलोंग लाई करेगा. तो ये डिस्टेंस मिनिमम हो गया और ये वाला जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया. यस और नो सारे के सारे बच्चे? कैन यू रिकॉल? तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को यहां पर अप्लाई करते हैं बेटा, तो यहां पर हमारा जो अनदर एंड ऑफ द डायमीटर आ रहा है उस पर मेरा z जब होगा तो मेरा z का और -1 + 0i का मैक्सिमम डिस्टेंस होगा कि नहीं. और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3, तो ये आ गया -7 + 0i. हाँ या ना सारे के सारे बच्चे? तो इफ z इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इफ z इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट, if z is this particular point, then distance between z and -1 + 0i will be maximum, because the minimum and maximum distance of a point from the circle lies along the common normal. तो अगर if z is the particular point, then distance between z and -1 will be मैक्सिमम, है ना? अच्छा, तो जरा देखिए, अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करूंगा
so it will pass through the center like this. So don't you think कि ये जो मेरी x axis है that is going to be the normal only at this particular point? हाँ या ना बताओ। तो भैया मेरी मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी आ गई सर? डायमीटर के बराबर ही आ गई। यहाँ तो डायमीटर ऑफ द सर्कल इज हाउ मच? 6। सो योर आंसर शुड बी सी फॉर कैलकाटा। बच्चों देखिए पेन आपको बहुत ही कम चलाने की जरूरत है ज्योमेट्री के क्वेश्चंस के अंदर, एंड लुक योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व, बिकॉज यहां पर z वाला अगर पॉइंट ये होगा तो उसकी -1 + 0i से जो डिस्टेंस होगी वो मैक्सिमम होगी, बिकॉज द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस लाइज अलोंग दी कॉमन नॉर्मल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज? भैया ये जेईई मेंस का सवाल है। तो कैन यू गाइज इमेजिन द इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योमेट्री? देखिए अगर आप इसको ज्योमेट्री से नहीं करते, ठीक है, तो आप क्या करते? आप यहां पर z की जगह पे x + iy डालते, फिर आप देखते हैं रियल पार्ट इज x + 4, इमेजिनरी पार्ट इज y, तो आप मॉड्यूलस का फॉर्मूला लगाते √x + 4 का होल स्क्वायर + y² इज लेसर देन इक्वल टू 3, फिर आप फलाना डिगना करते। एक तो वो तरीका। दूसरा, आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज पढ़ के आए होंगे कि मॉड ऑफ z1 + z2 का वैल्यू जो होता है वो छोटा या बराबर होता है मॉड z1 + मॉड z2 के, एंड दोज इनइक्वालिटीज बेसिकली कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटीज के थ्रू, और जिसमें मैंने बच्चों को अक्सर परेशान होते हुए देखा है कि सर ये कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटीज जो ना समझ में नहीं आती। तो कोई बात नहीं, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आती तो आप लोगों के लिए एक वीडियो वो भी कर दूंगा, बिकॉज मैंने वो चीज नहीं पढ़ाई है तो मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, एमएसएम सर ने पढ़ाई है तो अच्छी तो पढ़ाई होगी, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूं। लेकिन फिर भी कई बारी बच्चों को डाउट रह जाता है, तो वो भी अगर आपके कंसर्न्स हैं तो भैया मुझे बता देना। लेकिन मैं कहता हूं कि यार इस तरीके से आगे के क्वेश्चन कभी भी आए आपके सामने तो भैया ज्योमेट्रिकली ट्राई करोगे तो खटाक से हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर किसी को कोई भी समस्या होनी चाहिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, एक और जेईई मेंस का सवाल करते हैं। क्या आप जेईई मेंस नाम सुन के डर तो नहीं जाते हो? हैं? देखिए इन केस अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देता हूं, और फिर तुम क्वेश्चन को बोल्ड कर देना, ठीक है जी। चलिए ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, क्या है? z - आयोटा डिवाइडेड बाय z + 2 आयोटा इज इक्वल टू 1, और हमें दिया हुआ है कि मॉड z का वैल्यू 5/2 है। देन हमें बताना है कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा। मैंने कहा ठीक है भैया, लेट्स ब्रिंग ज्योमेट्री इनटू द पिक्चर। तो भैया इस चीज को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं z - आयोटा इज इक्वल टू z + 2 आयोटा का मॉड। बच्चों ने कहा हाँ, मैंने कहा ये चीज मैंने आप लोगों को बताई है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, याद आ रहा है? याद आ रहा है तेरा प्यार। 0,1 यानी 0 + आयोटा, और ये वाला पॉइंट 0, -2 यानी कि 0, 0 + 2i, ऐसे ही होगा। सॉरी 0 - 2i, बिकॉज z - 2i लिखेंगे ना। हाँ, तो अगर मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया तो बच्चों ने कहा सर इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है अगर वो ऐसा आ गया, तो जो इस z का लोकस आता है ना वो तो सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। तो मैंने कहा हाँ यार, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन को फील करो, अगर फील करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि सर ऐसी लाएगी, और इन दोनों का मिड पॉइंट से पास करेगी ना बेसिकली। जी सर, कितनी हो जाएगी? दोनों का मिड पॉइंट -1/2, 0, -1/2। हाँ है ना, बेसिकली लाइन y इज इक्वल टू -हाफ। समझ में आती है भैया हमें इतनी बात? मैंने कहा ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं। हमें बोल रहा है कि मॉड z का वैल्यू जो है वो 5/2 के बराबर है। किसका वैल्यू? मॉड z का वैल्यू किसके बराबर है? 5/2 के बराबर है। तो हमने कहा ठीक है जी भाई साहब, तुम्हारा भी जुगाड़ कर देते हैं, सानू की लोड है। ये वाली इक्वेशन को देखते हैं। अब देखिए मॉड z इज इक्वल टू 5/2 यानी एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 0, 0 है और रेडियस 5/2 है। तो मैंने कहा यार दैट पर्टिकुलर सर्कल विल बी लुकिंग समथिंग लाइक दिस, सेंटर 0, 0 और रेडियस 5/2, 0। तो ये हो गया, रेडियस 5/2 है तो ये पॉइंट 5/2, 0, ये वाला हो गया -5/2, 0, और इनको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं 5/2 + 0i -5/2 + 0i। सर्कल का सेंटर 0, 0, रेडियस 5/2 है। तो देखो इसमें और इसमें कॉमन पॉइंट्स क्या क्या है अभी तक? सर इसमें और इसमें अभी तक हमारे कॉमन पॉइंट्स आए हैं बेसिकली इस ग्रीन लाइन का
और ग्रीन लाइन का और ये व्हाइट सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी ये दो पॉइंट्स हमारे कॉमन आए हैं सर। मैंने कहा ठीक है यार, ये दो पॉइंट्स हमारे कॉमन आए हैं। मैंने कहा ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को पता कर लें। देखिए इसके बहुत सारे तरीके हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आप सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो। क्या आप सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 का होल स्क्वायर, और उसको सॉल्व कर दो किसके साथ? y इज इक्वल टू -½ के साथ। हाँ या ना? इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को निकालने के लिए हम इन दोनों व्हाइट सर्कल की इक्वेशन ये वाली हो गई और ग्रीन लाइन की इक्वेशन ये वाली हो गई, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए और बी आ जाएंगे, यानी कि z की वैल्यू जो कि इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है वो आ जाएंगी। एक तो ये तरीका है, ठीक है जी भाई साहब। और भी तरीके हो सकते हैं अलग अलग, है ना। तो एक तरीका ये आसान लग रहा है तो इससे निकाल लेते हैं। तो y का वैल्यू अगर मैं -½ डाल दूंगा तो ये 1/4 इज इक्वल टू 25/4, और ये कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24/4 यानी 6। तो x का वैल्यू आ गया ±√। तो ये पॉइंट हो गया कितना अपना सर? a का वैल्यू -√6 और b का वैल्यू सर -½ है। मैंने कहा ठीक है। और ये वाला b पॉइंट सर √6, -½ मैंने कहा ठीक है, a और b पॉइंट्स भी आ गए। अब देखिए मुझे बोल रहा है कि z का -3 आयोटा से डिस्टेंस लिखिए। यही है मीनिंग इसका कि z का -3 आयोटा से डिस्टेंस लिखिए। तो मैंने कहा यार -3 आयोटा कहां होगा? मैंने कहा यार यहां कहीं हो सकता है सर्कल के अंदर हो सकता है, बाहर हो। वैसे अगर आप प्लॉट करोगे तो आपको लगेगा बाहर है। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ द व्हाइट सर्कल इज 5/2 यानी 2.5। तो मेरा तो पॉइंट 0, -3 सर्कल के बाहर लाया करेगा, हाँ या ना? तो मुझे बेसिकली क्वेश्चन ने पूछा क्या है? मुझे क्वेश्चन ने पूछा है कि इन दोनों पॉइंट से आप इस 0, -3 की डिस्टेंस बताओ, जो कि आपको सिमेट्री के आधार पर लग रहा है कि इक्वल ही होगी, हाँ या ना? तो बेसिकली आप 0, -3 की ए पॉइंट या बी पॉइंट किसी से भी अगर डिस्टेंस लिख दोगे तो आपको नहीं लगता है कि आपका काम बन जाएगा? तो लिखो जरा, अगर मैं √6, -½ से 0, -3 की डिस्टेंस लिखता हूं बेटे, तो ये आ जाएगा √6 प्लस -½ प्लस 3 का होल स्क्वायर। 6 का तो √6 का तो स्क्वायर कर दिया, वो 6 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया 5/2 मेरे ख्याल से। यस, 5/2 यानी 25/4। 25/4 में अगर मैं 6 ऐड करूंगा तो ये आ गया 49/4, यानी कि उसी का अंडर रूट लेने पर मेरे पास आंसर आ जाएगा 7/2। yes or no, the distance between these 2 points is going to be this or not? सारे के सारे बच्चे मुझे बताएंगे यार। so you have to feel the geometry बच्चों। ये ज्योमेट्री की फीलिंग जिस दिन आप लोगों ने सीख ली ना भैया, कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए मैं फिर से बताता हूं आपको, एक इक्वेशन ये दिया हुआ था तो आपने मॉड का मॉड ऑफ अबव अपॉन मॉड ऑफ दिस इज इक्वल टू 1, तो ऐसे लिख दिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन आ गया आपके पास, y इज इक्वल टू -½ हाँ या ना? बिकॉज 0, 1 और 0, -2 के मिड पॉइंट से पास होगी आपकी लाइन, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया। दूसरा, ये सर्कल है हैविंग सेंटर 0, 0 एंड रेडियस 5/2, तो ये ड्रॉ कर लिया आपने। इसमें और इसमें कॉमन पॉइंट ये एक तो a और एक ये b। मैंने कहा यार ये कॉमन पॉइंट कैसे निकालें? तो भैया दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो। आपने सॉल्व किया तो x की वैल्यू ±√6 आ गई, तो ये -√6, -½ हो गया, ये +√6, -½ हो गया। आपको बोल रहा है कि मॉड ऑफ z + 3i निकालो, यानी z का -3i से डिस्टेंस निकालो, यानी 0, -3 से इन दो पॉइंट्स a और b किसी का भी डिस्टेंस निकाल लो, बिकॉज एज पर द सिमेट्रिसिटी a और b का डिस्टेंस इस पॉइंट 0, -3 से सेम ही आने वाला है। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? ये भी एक जेई मेंस का सवाल है, देख लीजिए। ज्योमेट्री के थ्रू कर रहे हैं तो भैया ज्यादा पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। z का 25 आयोटा से जो डिस्टेंस है वो 15 या 15 के बराबर होना चाहिए। अब 25 आयोटा यानी यहां पर होगा 0, 25। अच्छा, सर्कल ऑफ रेडियस 15 हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। सर्कल ऑफ रेडियस 15, अगर सर्कल ऑफ रेडियस 15 हमने ड्रॉ कर लिया तो ये पॉइंट हमारा 0, 10 आया ना, और ये पॉइंट हमारा कितना 0, 40। मैंने कहा ठीक है जी, इतना तो बच्चों को आता ही है ज्योमेट्री ऑफ सर्कल्स के थ्रू, है ना। चलिए आपसे क्या बोल रहा है? आपसे बोल रहा है मैक्सिमम ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस मिनिमम ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालिए। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, यहां पर z इनइक्वालिटी लगी हुई है, यानी अंदर वाला रीजन इज ऑल्सो इंक्लूडेड बच्चों, तो बाउंड्री भी इंक्लूडेड है
और अंदर वाला रीजन भी इंक्लूडेड है, इसीलिए मैं पूरे को ब्लू कलर में ही शेड कर दे रहा हूं। तो Z कैन लाई एनीवेयर ऑन दिस सर्कल और इनसाइड द सर्कल, पहली बात तो ये। अब देखिए जरा, Z सर्कल के अंदर और ऊपर कहीं पे भी हो सकता है। अब मुझे मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट ऑफ Z अगर लिखना है, मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट, तो जरा समझिएगा बेटे, मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट यानी कि ये वाला एंगल आपका मिनिमम आर्ग्यूमेंट होगा कि नहीं। देखो यहां पे AB डिविलियर्स अगर खेलेगा और उसको इस रीजन में बॉल मारना है, तो वो इधर से शुरुआत करेगा, फिर इधर मारेगा, फिर इधर मारेगा, फिर इधर मारेगा, तो ये आएगा। तो डोंट यू थिंक दैट दिस इज द मिनिमम आर्ग्यूमेंट पॉसिबल? एंड दिस इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। ये वाला जो टेंजेंट होगा, डोंट यू थिंक कि यार ये वाला जो एंगल होगा उसमें ये मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट ऑफ Z हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद अगर वो शॉट मारने लगेगा तो कभी मार ही नहीं पाएगा सर्कल के अंदर। हाँ, यहां से शुरू करेगा, फिर ऐसे ऐसे सारे शॉट इस सर्कल में ही जा रहे होंगे, लेकिन एक शॉट आखिरी ऐसा आएगा जो टेंजेंशियली निकल जाएगा, और उसके बाद अगर आर्ग्यूमेंट बढ़ाओगे तो कभी भी रीजन के अंदर शॉट AB डिविलियर्स नहीं मार पाएगा। पढ़ाया था मैंने पिछली क्लास के अंदर। अगर आपको ये चीज निकालनी है, यानी आपको ये मैक्सिमम एंगल निकालना है, ये वाला और ये वाला, तो देखिए टेंजेंट का क्वेश्चन हो गया, ये टेंजेंट का क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया। एक्सटर्नल पॉइंट ओरिजिन से आप टेंजेंट मार रहे हो एक सर्कल के ऊपर जिसका की लेंथ, जिसका की सेंटर 0,25 है और रेडियस कितनी है, 15 है। यही है सवाल तो अब आपका, कि ओरिजिन एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से आप सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स मार रहे हो ऐसे। तो आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है कि भैया एक बारी तो आप ये वाला एंगल निकाल लो और एक बारी ये बड़े वाला एंगल निकाल लो। यही है भैया बात, और कोई बात है तो मुझे बताओ यार जरा। नहीं सर बात तो यही है। तो मैंने कहा जरा मुझे बताना कि सर्कल का रेडियस कितना है। आपने कहा सर 15। मैंने कहा यार ये लेंथ तो 15 होगा, और ये वाला ओरिजिन से सेंटर का डिस्टेंस तुम्हें पता है कितना है, 25 है। देखो जरा, हाँ सर, तो क्या मैं ये वाला एंगल निकाल नहीं सकता बच्चों? अरे सर निकाल सकते हैं। मैंने कहा अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए अल्फा बोल दूं तो मैं लिख सकता हूं साइन अल्फा इज इक्वल टू 15/25, यानी कि वो हो गया कितना, 3/5। हाँ या ना? अच्छा, अगर साइन अल्फा 3/5 है तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा? बच्चे बोलेंगे सर 4/5। मैंने कहा ठीक है। अब जरा नोटिस करो, मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट तो ये वाला एंगल है, लेकिन मिनिमम आर्ग्यूमेंट तो ये वाला एंगल है। अब मैंने तो अल्फा निकाला है, मुझे तो मिनिमम आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो 90 डिग्री में से अगर मैं ये अल्फा माइनस कर दूं, या π/2 में से अगर मैं ये अल्फा एंगल माइनस कर दूं, तो आपको नहीं लगता कि मिनिमम आर्ग्यूमेंट आ जाएगा मेरे पास बच्चों? हाँ या ना? बताओ मुझे, अल्फा कौन सा एंगल है? ये ब्लू वाला, ठीक है, तो मैं ब्लू कलर से ही लिख देता हूं। तो आप देखिए, मिनिमम आर्ग्यूमेंट अगर मुझे लिखना है, मिनिमम आर्ग्यूमेंट, तो भैया π/2 में से मैं अल्फा माइनस कर दूं, और क्वेश्चन कॉस इनवर्स में ज्यादा चल रहा है तो मैंने कहा कॉस इनवर्स वाली चीज यूज कर लेता हूं। यहां से मैं एंगल अल्फा को लिख सकता हूं कॉस इनवर्स 4/5। अभी अगर किसी को ये चीज समझ में नहीं आती तो बस सोचो कि इधर से कॉस उठा के इधर भेज दिया कॉस इनवर्स, थोड़ी देर के लिए ऐसा, ठीक है। हाँ, ये मत बोलना कि सर मैं तो दिमाग में बिठा लूंगा इस बात को, थोड़ी देर के लिए बिठा लो कि आप अल्फा ऐसे लिखोगे। तो ये आपका मिनिमम आर्ग्यूमेंट हो गया। अच्छा, मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट लिखना है तो सर मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट अगर लिखना है तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा एज पर द सिमेट्रिसिटी ऑफ द सर्कल, और हमने सर्कल्स में पढ़ाया भी होगा आप लोगों को। तो यहां पे अगर मुझे मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट लिखना है तो सोचिएगा जरा बेटे कि ये वाला π/2 तो हो गई होगा इतना, उसके बाद अल्फा और जुड़ेगा, हाँ या ना? तो मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट जो होगा वो π/2 प्लस अल्फा होगा कि नहीं होगा? और उसको आप लिख सकते हो π/2 प्लस कॉस इनवर्स कितना, 4/5 अल्फा का वैल्यू। जी सर, अब मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट ये आ गया, मिनिमम आर्ग्यूमेंट बेटा आपका ये आ चुका है, तो दोनों को कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, तो 2 cos इनवर्स 4/5 आ रहा है मेरे ख्याल से। तो आपका आंसर क्या, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा बेटे। देखो जरा कितना मजेदार क्वेश्चन है ज्योमेट्री का। ये क्वेश्चन में आपको पेन बहुत कम चलाने की जरूरत पड़ती है, दिमाग थोड़ा सा ज्यादा चलाने की जरूरत पड़ती है। यस और नो एवरीवन, क्या आप लोगों को ये क्लैरिटी आया कि नहीं आया? देखो जरा, हाँ यार, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब ये जेईई मेंस 2021 का सवाल है। देखिए मैं आपको ना यहाँ पे फंडे बताना चाहता हूँ, थोड़े से फंडे सिखाना चाहता हूँ। अगर कोई ऐसे फंडे सीख गया ना तो भैया उसके लिए इन सवालों में कुछ भी नहीं रखा। देखिएगा जरा मेथड 1, आपको मैं थोड़ा सा स्मार्ट सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूँ, ठीक है। आप जेईई की तैयारी कर रहे हो,
है ना। आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो देखिए एक चीज आप समझिए कि जेई के अंदर आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे भैया, 25 करने रहेंगे हर सेक्शन के अंदर, 25 25 25 30 में से, तो आपके पास 75 क्वेश्चंस आपको करने रहेंगे। कितने टाइम के अंदर, 180 मिनट्स के अंदर। तो अगर आप ऑन एन एवरेज किसी एक क्वेश्चन में जो टाइम डिवोट करना है अगर आप वो निकालोगे ना, तो आपको पता चलेगा भाई साहब 2.5 मिनट ही हैं तकरीबन, हाँ या ना। अब 2.5 मिनट में अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है जेई के एग्जामिनेशन के अंदर, तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चाहिए होगी। अब वो थिंकिंग डेवलप कैसे होगी, अब वो थिंकिंग तभी डेवलप होगी जब आपने या तो बहुत ज्यादा टाइम खुद से स्पेंड किया, या आप मेरे जैसे टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो देखिएगा मैं आपको क्या बात बताता हूं, मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बोलता हूं। ये जो एक पॉइंट है ना, इसकी खास बात है, ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट एक ट्राइंगल भी है जिसका कि एरिया 0 है। एक ट्राइंगल का अगर मैं एरिया 0 ले लूं, कहने का मतलब इस ट्राइंगल को मैं छोटा 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 करता जा रहा हूं। मान लो ये बड़ा ट्राइंगल है, इसको मैं धीरे धीरे छोटा 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 करते जाऊंगा। एक समय आएगा जब ये पॉइंट बन जाएगा। यस, तो अ पॉइंट इज अ ट्राइंगल विथ एरिया 0। बोला जा सकता है क्या ये बात? जी सर। मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ, अ पॉइंट इज अ सर्कल विथ एरिया 0। जी सर, ऐसा भी बोल सकता हूँ, अ पॉइंट इज अ सर्कल विथ एरिया 0, हाँ या ना। अगर रेडियस सर्कल की 0 हो जाए तो एरिया ऑफ द सर्कल 0 हो जाएगा, और रेडियस 0 होने का मतलब है कि वो पॉइंट होगा। जी, ये बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इसी क्वेश्चन से, इसी छोटे से अप्रोच से मैं आप लोगों के ऑप्शंस एलिमिनेशन करना सिखाऊंगा, ठीक है। और ये ऑप्शन एलिमिनेशन जो है वो आपको हर जगह जहां पॉसिबल हो जेई के क्वेश्चन में वो ट्राई करके सीखते रहना है। तो देखिएगा जरा, अगर मैं यहां पर बोल दूं ये आयोटा है बाय द वे, है ना, क्या आयोटा जेड है, बी का वैल्यू आयोटा जेड है। अगर मैं लेट से z का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, बिकॉज z एक वेरिएबल है, तो मैंने कहा यार लेट से z का वैल्यू 0 है। अगर z का वैल्यू 0 है तो a कितना हो गया, 0 प्लस 0 आई। p कितना हो गया सर, वो भी हो गया 0 प्लस 0 आई। डालो z का वैल्यू 0, समझ में आएगा। और c का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, वो भी 0 प्लस 0 आई हो जाएगा। तो डोंट यू थिंक कि इन दिस केस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज गोइंग टू बी 0, बिकॉज वो तो सारे के सारे सेम ही पॉइंट हैं। तो ऑप्शन जो भी आपका आंसर होगा उसमें z इज इक्वल टू 0 डालने पर आपको आंसर 0, कौन सा ऑप्शन दे रहा है वही आपका आंसर होगा। तो मैंने कहा यार भैया ये तो मुझे 1 बोल रहा है, कतई नहीं, ये मुझे 1 बोल रहा है, 0.5 बोल रहा है, कतई नहीं, बिकॉज z जब मैंने 0 ले लिया तो मेरा तीनों के तीनों पॉइंट जो है वो सेम आ रहे हैं, यानी कि ये वाली बात हो रही है, पॉइंट इज ऑल्सो ट्राइंगल विथ एरिया 0। तो मेरा आंसर ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। मैंने कहा यार अगर ऑप्शन बी के अंदर मैंने z इज इक्वल टू 0 डाला तो मॉड z का वैल्यू 0 होगा, तो ये आंसर 0 हो जाएगा। और यहां पर भी z का वैल्यू अगर 0 डाला तो ये चीज भी 0 हो जाएगा। तो मैंने कहा यार बी और डी में से आंसर मेरा कुछ भी हो सकता है, राइट। बट आप देखिए कितना स्मार्टली आपने दो ऑप्शन तो क्वेश्चन को देखते ही एलिमिनेट कर दिए, राइट। चलिए अब सर और कैसे एलिमिनेशन करें, देखो ये आर्ट है। ये आर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेट से अब आपने z का वैल्यू जो है वो आप लोगों ने लेट से 1,0 ले लिया, या कहूं आप लोगों ने 1 प्लस 0 आई ले लिया। अगर आप z का वैल्यू ये ले लेते हो तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे सर, a तो यहां पे हो जाएगा 1,0। अच्छा उस हिसाब से b कितना हो जाएगा सर, i इंटू 1 यानी 0,1 हो जाएगा। और c के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे सर, 1 प्लस i हो जाएगा। आप जरा इस ट्राइंगल को ड्रॉ करके देखो ना बेटा जरा, ये कैसा ट्राइंगल आता है सर, ये तो एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल आता है। अच्छा ये कितना है 1, ये कितना है 1। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इसका एरिया कितना आएगा तो क्या आप मुझे बता सकते हो, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज गोइंग टू बी हाउ मच, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो z इज इक्वल टू 1 डालने पर मुझे हाफ आंसर देता है सर, ये वाला तो देता है। और ये वाला देता है क्या, देख लेते हैं सर। इसके अंदर जब मैं z इज इक्वल टू 1 डालता हूं तो मुझे आंसर हाफ नहीं मिलता सर, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, मेरा आंसर ये हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ एलिमिनेशन ट्रिक द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड इन अ मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड्स ओनली। आपको बेसिक नॉलेज भी अप्लाई करना आना चाहिए, बस आपने बेसिक नॉलेज भी अगर अप्लाई करना सीख लिया तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऑफ जेई यू विल बी एबल टू डू लाइक दिस। मैं ऐसे अनेकों क्वेश्चंस आप लोगों को बता सकता हूं, एंड दैट टू ऑफ द रीसेंट ईयर्स बच्चों,
एंड दैट टू ऑफ द रीसेंट ईयर्स। ऐसा नहीं है कि भैया ये पुराने पुराने सवाल है जो ट्रिक के थ्रू हो जा रहे हैं। तो दिस आर्ट इज व्हाट यू हैव टू लर्न गाइस। चलिए खैर मेथड 2 सब्जेक्टिव मेथड भी बता देता हूं यहां पर किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए आपने ए पॉइंट कहीं पर अज्यूम कर लिया, मान लीजिए ये z कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप लोगों को मैंने जब रोटेशन पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर z यहां पर लाई कर रहा है तो आयोटा इंटू जेड कहां लाई करेगा। सर आयोटा को लिख सकते हैं e की पावर i पाई बाई 2, हाँ या ना। आयोटा को लिख सकते हैं e की पावर i बाई 2। और रोटेशन थ्योरम लगाने के बाद आप लोगों को ये समझ में आएगा कि सर 90 डिग्री से अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो मेरा बी पॉइंट आयोटा जेड आता है। ये मैंने आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर पढ़ाया भी था रोटेशन थ्योरम के अंदर, याद करो सारे के सारे बच्चे। तो तीसरा पॉइंट क्या है मेरा सर, तीसरा पॉइंट है मेरा z प्लस आयोटा जेड। मैंने कहा यार ठीक है जी भाई साहब z प्लस आयोटा जेड है, तो मैंने कहा यार वो भी कहीं ना कहीं आएगा ही सही, है ना, वो भी कहीं ना कहीं आएगा ही सही। तो बच्चों ने कहा हाँ सर आएगा तो सही। मैंने कहा ठीक है यार। तो z प्लस आयोटा जेड मान लीजिए यहां पे कहीं पे आ गया। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं यार, ए बी और सी अगर ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं, ए बी और सी अगर ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ अ ट्राइंगल दीज 3 पॉइंट्स विल बी फॉर्मिंग, यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई दैट। z आयोटा जेड और ये z प्लस आयोटा जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किस तरीके का ट्राइंगल बना रहे होंगे, ये फील करना। तो देखिए आप इसमें अगर ज्यादा आपको समझ में नहीं आता तो आप ऐसे कर लीजिए। कैसे कर लीजिए, देखिए और एक और चीज बताता हूं टू फील दिस इन अ बेटर वे, है ना। आपने z को कुछ मान लिया, मान लीजिए आपने z को मान लिया a कॉमा बी। आपने अगर z को मान लिया a कॉमा बी या a प्लस बी आयोटा, तो ये हो गया आपका a कॉमा बी। तो उस हिसाब से आपका b पॉइंट क्या हो जाएगा सर, उस हिसाब से मेरा b पॉइंट जो है वो हो जाएगा माइनस बी कॉमा ए। सही बोल रहा हूं गलत बात बोल रहा हूं? अगर मेरा z वेक्टर मैंने ले लिया a प्लस आयोटा बी, तो आयोटा z कितना हो जाएगा सर, आयोटा z हो जाएगा आयोटा a माइनस बी, यानी माइनस बी कॉमा ए। तो माइनस बी कॉमा ए मैंने कहा यार कहां आ गया, लेट से यहां कहीं आ गया माइनस बी कॉमा ए, ये आपका आयोटा z हो गया। ठीक है, मैंने कहा z प्लस आयोटा z कहां आएगा, निकालो जरा। सर z प्लस आयोटा z जो है वो इन दोनों का सम हो गया, यानी कि वो आ जाएगा सर a माइनस बी प्लस आयोटा टाइम्स b माइनस ए या b प्लस ए, सॉरी। तो आपने इसको भी कहीं पर प्लॉट कर दिया, मान लीजिए आपने यहां कहीं पे प्लॉट कर दिया लेट से, ठीक है। मैंने कहा यार अब ये कैसा ट्राइंगल है आप फील करिए। तो आपको ट्राइंगल कैसा है ये कैसे पता चलता है सर, मैंने देखा कि अगर मैं इसका और इसका स्लोप निकालना चाहूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फॉर्म में ही निकाल लो जरा, तो b माइनस इसका स्लोप निकालोगे तो कितना आएगा, b माइनस a अपॉन a माइनस b, ऐसा आएगा। तो वो कितना आ गया सर, ये आ गया a अपॉन b माइनस a, ऐसा आ गया, ये स्लोप आ गया किस लाइन का सर, ये इस लाइन का स्लोप आ गया। मैंने कहा ठीक है यार, ये वाला देखो जरा, अगर ये वाला देखोगे तो आपको पता चलेगा a माइनस b माइनस a डिवाइडेड बाय माइनस b माइनस a प्लस b, हाँ या ना बेटे। तो ये कितना आ गया सर, ये आ गया अपना, अच्छा यहाँ पे मैंने एक चीज गड़बड़ कर दी है ना, ये b माइनस b प्लस a हुआ, ठीक है। तो a माइनस a प्लस b होगा, ठीक है, ऐसा होगा आपका स्लोप। थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, बिकॉज पॉइंट्स पता चल गए तो स्लोप लिखना क्या बड़ी बात है, स्ट्रेट लाइंस में यही तो सीखा था इतने महीने, हाँ या ना। तो भैया ये चीज क्या हो गई, ये चीज आपकी हो गई b माइनस बी प्लस ए अपॉन a माइनस बी स्लोप। तो ये स्लोप कितना हो गया जरा आइडेंटिफाई करना, b से b उड़ गया, ऊपर आ गया माइनस a, और नीचे कितना आ रहा है सर, a से a उड़ गया और ये b माइनस a बाई बी आ रहा है सर। मैंने कहा ठीक है, सिमिलरली आप ये वाला स्लोप बताओ जरा, ये वाली लाइन का स्लोप बताओ जरा। तो आपने कहा कि सर ये a माइनस बी माइनस ए मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे
तो ये ऐसा आ जाएगा, और सिंप्लीफाई होने के बाद ये आ गया -b/-a, यानी b/a आ गया, आया ना। अब देखो जरा, ये स्लोप b/a है, ये स्लोप -a/b है, तो दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका और इसका। अगर आ रहा है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री एंगल अगर हो गया तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हो कि नहीं। और ये मैग्नीट्यूड लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर में से दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करके मॉड्यूलस ले लोगे तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में से ये कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस करके मैग्नीट्यूड ले लोगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, हाँ या ना। और राइट एंगल्ड ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज गोइंग टू बी एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सही बात बोल रहा हूं, गलत बात बोल रहा हूं? तो जरा फील करिएगा इसको बेटे। तो आप लिखोगे हाफ इंटू, अगर मान लीजिए आपने इसको बेस माना है, तो इसको बेस अगर माना है तो वो हो गया आयोटा जेड में से माइनस कर दो, क्या जेड प्लस आयोटा जेड माइनस कर दो, ये एक चीज होगी, इनटू हाइट, ये वाली चीज निकालनी है, यानी आप ए के कोऑर्डिनेट्स में से सी के कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दो, यानी आप जेड माइनस आयोटा जेड प्लस आयोटा जेड में से भले ही जेड माइनस कर दो, मैग्नीट्यूड ही ले रहे हैं अल्टीमेटली। तो ये आयोटा जेड उड़ गया, और ये जेड और जेड उड़ गया, तो आपके पास क्या आया सर, हमारे पास आया हाफ टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ माइनस जेड इंटू मॉड ऑफ आयोटा जेड। अच्छा, अब आप लोगों ने मॉड की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी होगी? आप लोगों ने देखा होगा कि मॉड ऑफ z1 इंटू z2 क्या होता है, मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2, मॉड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पे -1 का मॉड इंटू z का मॉड लिख सकते हैं, और यहां पे आयोटा का मॉड इंटू z का मॉड लिख सकते हैं। -1 का मॉड भी 1 होता है, माइनस आयोटा का मॉड भी 1 होता है, तो ये अल्टीमेटली हाफ टाइम्स ऑफ मॉड जेड स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, सारे के सारे बच्चे मुझे बताएंगे। तो सब्जेक्टिवली करोगे तो देयर आर चांसेस कि आपको थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव ट्रिक में मजा आया कि नहीं आया, सारे के सारे बच्चे मुझे जरूर बताना। और ये ट्रिक्स मैं आपको केवल गिने चुने क्वेश्चंस में नहीं सिखाना चाहता, आई वांट यू गाइज टू थिंक द क्वेश्चन लाइक दिस। जिस तरीके से जिस दिन आपने क्वेश्चन को इतना स्मार्टली सोचने का नजरिया सीख लिया, तो भैया जेई दूर नहीं, फिर तो आप शॉर्ट जेई में रैंक लेके आओगे। अच्छा, ये तरीके सीखेंगे कैसे? ये तरीके तभी सीख पाएंगे जब हम मेहनत करेंगे, क्योंकि देखिए हर स्मार्ट वर्क के पीछे हार्ड वर्क जरूर लाया करता है। आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट्स देने हैं। मैंने अपनी जेई की प्रिपरेशन के दौरान 75 टेस्ट दिए थे, और उन टेस्ट की वजह से मेरा जेई बहुत इजी हो गया था। क्यों? एक तो मैं इस तरीके की ट्रिक्स लगाना सीख गया था एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये ट्रिक्स आपको कोई नहीं सिखाएगा, कहीं नहीं सिखाई जाएगी आपको ये ट्रिक्स, ठीक है? ये ट्रिक्स आपको कहीं नहीं सिखाई जाएगी, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं पर सर ये ट्रिक तो हर क्वेश्चन में नहीं लगेगी। यस, डेफिनेटली हर क्वेश्चन में नहीं लगेगी, बट जो भी क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व किए जा सकते हैं बाय यूजिंग द प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो वो करना तो सीखो आप। क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर आप इसको सब्जेक्टिवली करने जाते तो हो सकता है आपके 3-4 मिनट चले जाते, 4 मिनट से ज्यादा चले जाते, लेकिन अगर आपने स्मार्टली सोचने का नजरिया डेवलप कर रखा है तो भैया हार्डली 30 सेकंड का सवाल था ये। तो लुक, एक टॉपर बच्चा क्यों टॉपर बनता है, उसके पीछे क्या होता है? देखिए टॉपर क्या कहता है, पहले मेहनत करता है, और मेहनत करता है तो वो इस तरीके के जुगाड़ लगाना सीख जाता है प्रॉब्लम के अंदर, कि भैया प्रॉब्लम को कम से कम टाइम के अंदर सॉल्व कैसे करूंगा। समझ में आ रही है बात के? तो तभी जाके वो टॉपर बनता है। तो टॉपर भी तो मेहनत करता है, तभी तो वो टॉपर है। तो आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि भैया तुम नहीं कर सकते। मेरा ये विश्वास है कोई भी कर सकता है, ठीक है, कोई भी कर सकता है, लेकिन फिर क्या है कि टाइम स्पेंड करना पड़ता है ना। जैसे रिलेशनशिप स्ट्रांग कैसे होता है? जब टाइम स्पेंड करते हैं, हाँ या ना, सही बात है। उसी तरीके से ये भी हमारा मैथ के साथ रिलेशनशिप है। ये स्ट्रांग कैसे होगा? ये स्ट्रांग तब होगा जब हम इसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड। समझ में आ रही है बात? हाँ जी भाई साहब। चलिए, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि a बार z प्लस a z बार प्लस b, उसे हम बोलते हैं
इक्वल टू 0 इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन इन आर्गंड प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। यहां पर ए जो होता है, ये जिसको मैंने अल्फा लिखवाया था पिछली क्लास के अंदर, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और बी जो होता है वो एक रियल नंबर होता है। क्या होता है? बी एक रियल नंबर होता है। तो देखिए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ लाइन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। जैसे मान लीजिए ये चीज, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है? देखते ही बता दोगे। अगर आपको ये फॉर्म याद है ना, तो आप कंपेयर करना। देखिए ए बार, अगर मैं इसको ए बार मानता हूं तो ये जेड हो गया, ठीक है। ये ए होना चाहिए, जेड बार के साथ जो लिखा है वो ए होना चाहिए, और यहां पे जो भी लिखा है वो एक रियल नंबर होना चाहिए। देखिए जरा, अगर मैं इस चीज को ए बार बोल रहा हूं तो ए बार का बार क्या होता है? ए बार का बार वो तो ए के बराबर होता है, हाँ या ना? कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होता है बेटे? सर कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट तो खुद कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। यस, तो जरा नोटिस करना बेटा, यहां पर अगर ए बार का वैल्यू आपने 2 प्लस आयोटा ले लिया तो ए का वैल्यू 2 माइनस आयोटा होगा कि नहीं होगा? जी सर होगा। और बी का वैल्यू यहां पे रियल नंबर है 3, तो ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा किसमें? कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर। दूसरी वाली चीज देखिए जरा, ये दूसरी वाली जो चीज है, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है क्या? सर अगर मैंने ए का वैल्यू देख, ए बार का वैल्यू ये ले लिया, अगर ए बार का वैल्यू ये लिया, तो यहाँ पे ए का वैल्यू अगर मैं कंपेयर करने जाता हूं तो ए का वैल्यू ये होगा क्या? नहीं होगा। देखिए यहाँ पे प्लस आना चाहिए था, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? जी सर, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। मैंने कहा ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये वाली चीज एक स्ट्रेट लाइन है क्या? अब बहुत सारे बच्चे ना इसको भी बोल देंगे, तो देख लेते हैं जरा। ए बार का वैल्यू अगर आपने 2 ले लिया, तो ए बार का वैल्यू अगर आपका 2 है, तो ए बार का वैल्यू तो ए के बराबर होगा, यानी कि 2 का बार, तो वो तो 2 ही होता है। तो डोंट यू थिंक कि ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगा? सोचो जरा। और आखिरी वाला, उसे देखिए, अगर ए बार का वैल्यू आपने आयोटा ले लिया, तो ए बार का वैल्यू आपका आयोटा का बार होता है माइनस आई, हाँ या ना? ये आखिरी वाली भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है या नहीं, नोटिस करेंगे सारे के सारे बच्चे। समझ आ रही है बात सारे के सारे बच्चों को? देख लीजिए जरा यार। तो 1, 3 और 4 ये तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन 2 भैया हमारी स्ट्रेट लाइन नहीं है। समझ में आई कि नहीं आई बात? देखो जरा, फील करो, फील करो, फील करो। किसी भी रियल नंबर का बार जो होता है वो खुद रियल नंबर होता है, और किसी भी प्योरली इमेजिनरी का बार जो होता है वो माइनस ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर होता है। फील कर लो यार उस चीज को सारे के सारे बच्चे। क्लियर है? किसी को कोई आपत्ति किसी प्रकार की भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने पिछली क्लास के अंदर इसका पूरा डेराइवेशन देखा था कि यार हमारी ये जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, अल्फा जेड बार प्लस अल्फा बार जेड प्लस बी इज इक्वल टू 0, जहां पे अल्फा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड बी इज अ रियल नंबर, राइट? अल्फा बार जेड ये मैंने यहां लिख दिया है, और ये अल्फा जेड बार एक ही बात है, ठीक है? मतलब इसको पहले लिख लो या बाद में लिख लो, ठीक है? चलिए जी, तो ये डेराइवेशन वी हैव सीन इन द डेराइवेशन वी हैव सीन इन द प्रीवियस क्लास। क्लियर है जी सारे के सारे बच्चे? तो अपन ने तो ये याद करना है मेन, ठीक है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन इन अनदर फॉर्म्स, अदर फॉर्म्स पढ़ते हैं। सेक्शन फॉर्मूला भी हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर सीखा था, याद है आप लोगों को? तो अगर मैंने Z1 और Z2 को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो बीच में मैंने कोई एक पॉइंट मान लिया Z, और उसको मैंने ऐसे लिख लिया। देखो जरा, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? सोचो, सेक्शन फॉर्मूला से Z इज इक्वल टू लैम्डा इंटू Z2, इस चीज को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और इस चीज को जो है वो Z1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा, जो कि 1 होता है। तो ये Z कहां लाए करेगा? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2 के ऊपर लाए करेगा। अच्छा, स्लोप मेथड भी देख लेते। अगर ये Z1 है, ये Z2 है, तो बीच में हमने पॉइंट एक ले लिया Z, तो जरा समझिएगा कि मैंने एक चीज देखी थी। क्या देखी थी हम लोगों ने यार? एक चीज देखी थी कि Z माइनस Z1 और Z2 माइनस Z कह लो, है ना, ये दोनों के बीच में एंगल कितना है?
0 डिग्री, देखो देखो z माइनस z1 यानी ये वाला वेक्टर, और z2 माइनस z यानी ये वाला वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। तो रोटेशन थ्योरम अगर मैं अप्लाई करता हूं, रोटेशन एक मेथड क्या था, रोटेशन थ्योरम अप्लाई करके मैं इनके बीच में कंडीशन लिख लूं, कौन सी वाली कंडीशन, ये वाली, देखिएगा जरा, ये वाली चीज, ये मैंने बताया भी था कहां से आई है, ये वाली, ये रियल नंबर हो जाएगा बिकॉज e की पावर i 0 आएगा, e की पावर i 0 विल बी 1 जो कि रियल नंबर होता है, तो फिर ये रियल नंबर बन गया। अगर ये रियल नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट इसी के बराबर आएगा, तो इस लाइन को इसकी मतलब इस चीज को इसी के कॉन्जुगेट के बराबर करवा दिया, तो हमारे पास उसी को रीअरेंज करने पर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आती है। राइट है, चलो फिर से देख लो एक बारी, एक और तरीका से देख लो भली, है ना। तो ये वाली चीज देख लो आप कि भैया z माइनस, इसको रीअरेंज करके भी हम जो है वो अल्टीमेटली यहाँ पे पहुंच सकते हो। तो दो तरीके, एक तो रोटेशन थ्योरम से और एक सेक्शन फॉर्मूला से देख सकते हो आप इसको, कि ये जो टर्म आएगा ये z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ये एक रियल नंबर आएगा। पिछली क्लास में रोटेशन थ्योरम के थ्रू देखा था, इस क्लास के अंदर आइए सेक्शन फॉर्मूला से देख लेते। तो ये चीज तो हमारे पास यहां से थी, हमने कहा यार ठीक है, इस z1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, z1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ऐसा आ गया। फिर मैंने कहा यार इस z1 को इधर लेके जाते हैं, तो ऐसा हो गया लैम्डा लैम्डा कॉमन लेने पे। फिर z2 माइनस z1 को नीचे भेज दिया, तो ये लैम्डा आ रहा है जो कि एक रियल नंबर है, और रियल नंबर अगर है तो इसका कॉन्जुगेट इसी के बराबर होगा, इसका कॉन्जुगेट ये लिखा हुआ है देखो राइट हैंड साइड में, तो इसका कॉन्जुगेट इसी के बराबर, तो यही हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। यस, रीअरेंज करने पे वही बन जाती है अल्फा बार z प्लस अल्फा z बार प्लस b इज इक्वल टू 0, जहां पर अल्फा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड b इज अ रियल नंबर। चलिए, तो मेरे ख्याल से क्लियर है। चलिए, तो हम लोगों ने ये इक्वेशन देखी यार, है ना, अल्फा बार z प्लस अल्फा z बार प्लस b इज इक्वल टू बीटा या b बोल दो, जहां पे अल्फा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बीटा इज अ रियल नंबर। चलिए, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के अंदर बात करते हैं। तो ये वाली जो चीज है बेटा, देखिएगा जरा, आप वेक्टर्स के अंदर भी पढ़ोगे ऐसी चीज, है ना, यही चीज जो है वो आप वेक्टर्स के अंदर भी पढ़ोगे, राइट, यही चीज आप वेक्टर्स के अंदर भी पढ़ोगे। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी आप यहां पे याद कर लीजिएगा। देखिए, ये एज ऑफ नाउ अगर आपने वेक्टर्स पढ़ लिया होता तो 2 सेकंड की बात थी, क्योंकि देखिए z2 माइनस z1 के पैरेलल होगी ये लाइन, अगर किसी ने वेक्टर पढ़ लिया तो। नहीं पढ़ा है तो आप इस फॉर्म को केवल याद कर लो, z2 माइनस z1 के पैरेलल वेक्टर है ये आपका लाइन, और ये देखिए आप लोगों को याद आ रहा होगा r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b वेक्टर, वो वाली फीलिंग आ रही है, हाँ। और दिस पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, दिस पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। और बाकी जिन्होंने वेक्टर्स नहीं पढ़ा है अभी तक, क्लास 12th वाला, तो कोई बात नहीं, अपन इसको याद भी कर लेंगे अभी एज ऑफ नाउ, तो भी अपना काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए, यहां पे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अगर मुझे थीटा दिया हुआ है तो समझिएगा जरा क्या मीनिंग है इसका। हालांकि हम इसको मल्टीपल बार देख के आ चुके हैं कि z को अगर मैंने z1 से ज्वाइन किया तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वही हमारा आर्ग्यूमेंट होता है, तो ये चीज होगी। अच्छा, दूसरी चीज देखिएगा जरा, फॉर स्ट्रेट लाइन दिस इंटरसेप्ट ऑन द रियल एक्सिस, समझिएगा जरा, अगर मान लीजिए ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन है कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, तो एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो गया, यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, और वाई इंटरसेप्ट यानी ये वाला रीजन, हाँ या ना। यहां पे मैं बोल सकता हूँ एक्स इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, वाई इंटरसेप्ट इज ऑल्सो पॉजिटिव, हाँ या ना। वेयर एज इफ द लाइन इज ड्रॉन लाइक दिस, तो एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव है, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट का मतलब कि ओरिजिन से कितना दूर आपकी लाइन जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को काट रही है। तो इंटरसेप्ट ऑन रियल एक्सिस यानी रियल एक्सिस पे कहाँ काट रही है, तो जरा समझो, ये अगर मेरी एक लाइन है तो ये जहां पे भी काटेगी रियल एक्सिस को, वो जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा वो एक रियल नंबर होगा कि नहीं, और उस रियल नंबर के लिए उसका कॉन्जुगेट उसके बराबर आएगा कि नहीं, बिकॉज रियल नंबर के लिए तो z बार और z दोनों के दोनों बराबर आते हैं। तो यहां पर ये चीज समझिए, हम स्ट्रेट लाइंस के अंदर क्या करते थे, y का वैल्यू 0 डाल देते थे और हमारे पास x इंटरसेप्ट आ जाता था, याद आ रहा है आप लोगों को बेटे। यहां पे हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जहां पे भी हमारी लाइन ने x एक्सिस या कहूं रियल एक्सिस को काटा है,
वहां पर जो भी पॉइंट आएगा हमारे पास वो रियल नंबर आएगा, और रियल नंबर के लिए क्या खास बात होती है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उसके बराबर आता है। तो हमने अगर इस स्ट्रेट लाइन के अंदर z और z बार को अगर एक ही डाल देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा z का वही हमारे पास पॉइंट हो जाएगा जहां पे कि हमारी लाइन ने काटा है किसको, एक्स एक्सिस को या रियल एक्सिस को बोल सकते हैं। तो ये वो पॉइंट हो गया, ठीक है जी, ये वाला। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट सिमिलरली, तो सोचिएगा वाई इंटरसेप्ट यानी वाई एक्सिस पे काटना। अब वाई एक्सिस पे काटना यानी कि हमारा जो भी ये पॉइंट आएगा वो इमेजनरी पॉइंट आएगा, और इमेजनरी पॉइंट के लिए क्या होता है, जेड बार का वैल्यू माइनस जेड के बराबर होता है कि नहीं, बिकॉज आप लोगों को याद होगा z प्लस जेड बार इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ x होता है, और अगर प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो रियल पार्ट जीरो होगा, रियल पार्ट जीरो करवाते ही आपके पास ये चीज आ जाएगी, और इस पॉइंट को निकालने के लिए आप z बार की जगह पे इस इक्वेशन में माइनस जेड डाल देंगे। अगर तो जैसे ही आप इस z बार के जगह पे माइनस जेड डाल देंगे तो यहाँ पे z ही बच जाएगा, और वो z का वैल्यू ये आ जाएगा। तो आपका ये पॉइंट कितना आ जाएगा, माइनस बीटा अपॉन अल्फा बार माइनस अल्फा। यू मस्ट रिमेंबर दिस एनालॉजी एज। समझ में आई बात? जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, पीछे लेके चलता हूँ थोड़ा सा, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवा ही देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, पहली वाली। अब मैं बोलूँ कि यार ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये तो आपको पता है, अब ये ड्रॉ कैसे होगी? अब ये ड्रॉ कैसे होगी, देखिए डिपेंड करेगा एक्स इंटरसेप्ट के ऊपर और वाई इंटरसेप्ट के ऊपर। तो एक्स इंटरसेप्ट का वैल्यू अगर आपको निकालना है इस पहली लाइन के अंदर, तो आप क्या करोगे, एक्स इंटरसेप्ट यानी एक्स एक्सिस पे काटेगा, एक्स एक्सिस पे काटने का मतलब है जेड और जेड बार बराबर आएंगे, तो जेड बार के जगह पे भी मैं जेड का ही वैल्यू डाल दूंगा। तो द मोमेंट मैंने ये चीज करी तो मेरा इक्वेशन कैसा बन गया, मेरा इक्वेशन बन गया कुछ ऐसा, और यहाँ पे अगर मैं जेड का वैल्यू लिखना चाहूं तो वो हो गया -3 अपॉन 2 प्लस आई प्लस 2 माइनस आई, यानी -3/4। तो -3/4 कहाँ है, यहाँ पे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। -3/4 कॉम्प्लेक्स नंबर बोलने का मतलब 0 आई, और साथ में 0 आई। मैंने कहा ठीक है, आप वाई एक्सेस पे ये लाइन कहां काटेगी, कैसे निकालोगे? तो सर वाई एक्सेस के ऊपर तो इमेजनरी पॉइंट होगा, इमेजनरी पॉइंट होगा यानी कि z का वैल्यू माइनस जेड बार के बराबर होगा। तो मैंने कहा यार z बार के जगह पे माइनस जेड डाल देते हैं, माइनस जेड डाल दिया, +3 इज इक्वल टू 0। तो आपने कहा यार z का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे z, तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, -3 अपॉन 2 प्लस आई माइनस 2 प्लस आई, 2 से 2 कट गया तो -3 अपॉन 2 आई यानी -3/2 आई। तो यहाँ पे आ गया 0 -3/2 आई, ऐसा ही आ रहा है। तो आपकी जो लाइन बन रही होगी ना ये पहली वाली, ये लाइन जो है वो ऐसी बन रही है। क्या आपको समझ में आ गया कि आपकी लाइन कैसी बन रही होगी पहली वाली? एवरीवन फील करो जरा, सारे के सारे बच्चे। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में z के जगह पे z बार डालेंगे, और y एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए यानी y इंटरसेप्ट निकालने के लिए z के जगह पे क्या डालेंगे, -z बार डालेंगे, दैट्स इट। या z बार के जगह पे -z। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? जी चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें हमने देखी, चलिए आई थिंक यू गाइज आर क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर किसी ने डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिया है तो ठीक, अगर नहीं पढ़ा है ना तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको थोड़ा समझने में चीजें जो है वो थोड़ी सी दिक्कत आए। अगर किसी ने डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिया है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर किसी ने डिटर्मिनेंट्स नहीं पढ़ा है तो रिमेंबर दिस रिजल्ट केवल, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स क्लास 12 का टॉपिक है, रिमेंबर दिस फॉर्म। ये भी स्ट्रेट लाइन लिखने का ही एक तरीका है। कैसे भैया, देखो जरा, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि यार ये जो चीज लिखी हुई है हाफ टाइम्स ऑफ, ये देखिए यहाँ पे दो दो मॉड्यूलस क्यों लगाए हुए सर? दो दो मॉड्यूलस नहीं है, एक तो ये चीज तो जो है वो मॉड्यूलस है, और ये अंदर वाली चीज डिटर्मिनेंट। ये मॉड्यूलस है और ये डिटर्मिनेंट। अच्छा ये एक मिनट, ये सॉरी, ये डेल्टा का फॉर्मूला है। अभी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगी, इसी से आएगी, जब इसी को 0 करवा देंगे तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो रिमेंबर दिस, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि रिमेंबर दिस फॉर्मूला
और एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो देखिएगा आपने जो अभी क्वेश्चन किया ना, कौन सा वाला, देखो ये वाला, सा वाला क्वेश्चन, ये वाला, ए जो है वो जेड है, जो है वो आयोटा जेड है, और सी जो है वो जेड प्लस आयोटा जेड है। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल बना रहा है उसका एरिया निकालो, वो आप इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। कैसे? हाफ टाइम्स ऑफ एरिया, ये डिटर्मिनेंट लिखना है, ये आपको सिखाया गया होगा स्ट्रेट लाइंस के अंदर। z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है x1 प्लस आई वाई वन, z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है x2 प्लस आई वाई टू, और z3 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है x3 प्लस आई वाई थ्री। हाँ या ना बच्चों? और देखिए मैं यहाँ पे, मैं ये तो आपको याद ही है, लेकिन आप ये वाला याद करिएगा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में याद कर रहे तो। अगर आपने डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिया है तो मैं यहाँ से आपको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ कैसे आता है। अगर नहीं पढ़ा है आपने डिटर्मिनेंट्स अभी, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको भी याद कर लोगे ना, आपके सारे के सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा। अगर मैं यहाँ पे कॉलम 1 को रिप्लेस कर देता हूँ कॉलम 1 प्लस कॉलम आई टाइम्स ऑफ कॉलम 2, यानी कि इसको रिप्लेस कर दिया मैंने, इसमें आई मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया, तो यहाँ पे z1 z2 z3 ऐसा आ जाएगा बेटे, बिकॉज x1 प्लस आई वाई वन, x2 प्लस आई वाई टू प्लस x3 प्लस आई वाई थ्री, ऐसा आ जाएगा। यस और नो सारे के सारे बच्चे? और अगर मैं कॉलम 2 को रिप्लेस कर दूं किससे? अगर मैं कॉलम 2 को रिप्लेस कर दूं, अगर मैं कॉलम 2 को रिप्लेस कर दूं, यहां पे देखिएगा आप, है ना, हाँ, कॉलम 2 को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, कॉलम 2 में बेसिकली यही वाली वैल्यूज डाल दी। कौन सी? देखिएगा, हम जानते हैं कॉलम 2 में क्या किया हमने, देखिएगा z माइनस जेड बार क्या होता है भैया, 2i इमेजनरी पार्ट ऑफ z होता है। तो अगर मैं इमेजनरी पार्ट ऑफ z को थोड़ी देर के लिए अगर y बोल रहा हूं, तो y का वैल्यू कितना आ गया, z माइनस जेड बार अपॉन 2i, और फिर z माइनस यहाँ पे आ गया z1 माइनस z1 बार, यहाँ पे आ गया z2 माइनस z2 बार, यहाँ पे आ गया z3 माइनस z3 बार, और सभी में 2i नीचे। तो उस 2i को मैं आगे लेके आ गया हूँ, तभी देखिए ये 1/2 और इसमें 2i नीचे आ गया है, तभी जाके ये 1/4i हो गया, राइट। और फिर द मोमेंट आपने यहाँ पे C2 माइनस C1 ट्रांजिशन लगा लिया, तो आपको समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा, देख लीजिए, ये आपका डिटर्मिनेंट ऐसा बने, और ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहता है। आई होप यू नो दैट। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आपको याद करना है तो इजी ट्रिक बताता हूँ कि भैया यहाँ पे Z1 आएगा, ठीक है। आपको अगर याद करना है तो इजी ट्रिक बताता हूँ, 1/4i, फिर Z1, ये Z1 ही है केवल, ओनली Z1 नॉट Z1 बार, ठीक है। तो ये आ गया Z1 Z2 Z3, फिर उसका कॉन्जुगेट, फिर 1 1 1। कहने का मतलब है कि अगर मुझे यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्राइंगल लिखना था, तो मैं ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैसे लिखता, ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल में लिखता 1/4i, मतलब मॉड्यूलस भी लेना है, ठीक है, मॉड्यूलस आप ले लो, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, z, फिर यहाँ पे z बार, फिर 1, फिर b को उठाते यहाँ पे आयोटा z, उसका कॉन्जुगेट, आयोटा z का कॉन्जुगेट कितना होता है, आयोटा का कॉन्जुगेट इंटू z का कॉन्जुगेट, आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा होता है बाय द वे, यहाँ पे 1, और फिर आयोटा z प्लस z, और फिर उसका कॉन्जुगेट, उसका कॉन्जुगेट कितना होता था, आयोटा z का कॉन्जुगेट प्लस z। ये बन गई आपकी, और इसी में आप मॉड्यूलस ले लीजिए, तो यही आपका एरिया ऑफ द ट्राइंगल हो जाए। समझ में आ रही है बात सारे के सारे बच्चों को? किसी को कोई आपत्ति इसके अंदर? तो देखिएगा जरा बेटा, अब थोड़ा सा देखिएगा कि अगर मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग Z1 एंड Z2 लिखना है, मान लीजिए मुझे A और B पॉइंट ये दिया, और इसकी मदद से इसी, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल मेरा अगर 0 हो जाएगा, अगर मेरा एरिया ऑफ द ट्राइंगल 0 हो जाएगा, तो Z1 Z2 Z3, सॉरी Z1 मेरे पास है, Z2 मेरे पास है, Z3 की जगह मैंने एक जनरल पॉइंट ले लिया Z, एरिया ऑफ द ट्राइंगल में यहाँ पे लाके 0 कर दूंगा बेटे, बिकॉज अगर ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, 0 होगा। हाँ या ना एवरीवन? तो मेरा ये एक और फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। आगे बढ़ते, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन कैसे लिखा जाएगा इन केस के अंदर? अच्छा, यहाँ पे बार बार है, लेट मी राइट इट बार, एक तो यहाँ पे भी बार है और यहाँ, ठीक है। तो ये भी लिखना बहुत ही इजी बात है, राइट। कैसे लिखा हुआ है देखिए, है ना, आप इसको याद भी कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ द लाइन विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ठीक है। अगर इस केस में मुझे कभी स्लोप पूछा जाए तो करना, वो सेम फंडा लगा देना, माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा अपॉन अल्फा बार। अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ जेड बार,
और अल्फा बार क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ z। जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने आप लोगों को ऐसी इक्वेशन दी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, अल्फा बार z प्लस अल्फा बार z बार, सॉरी अल्फा बार z प्लस अल्फा z बार प्लस 3। तो अल्फा का वैल्यू मेरा कितना हो गया, 2 माइनस आई, अल्फा बार का मेरा वैल्यू 2 प्लस आई, और b का वैल्यू मेरा कितना है, 3 है। तो अगर मुझे इसका स्लोप लिखना है ना, तो यू विल हैव टू रिमेंबर दैट फॉर्मूला। तो इसका स्लोप कैसे लिखेंगे हम डायरेक्टली, माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा अपॉन अल्फा बार। तो माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा यानी 2 माइनस आई अपॉन अल्फा बार, दैट इज इक्वल टू 2। दैट्स इट। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को, किसी को कोई आपत्ति मेरे ख्याल से नहीं। चलो, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो हमारा स्ट्रेट लाइंस के अंदर क्या होता था, स्ट्रेट लाइंस के अंदर होता था कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1 आता था। बस यहाँ पे ये चीज याद कर लीजिएगा कि उनके स्लोप का सम 0 आता है, और अगर लाइंस पैरेलल है तो उनके स्लोप्स का डिफरेंस 0 आता है। ठीक है, तो W1 इज स्लोप ऑफ द लाइन L1 एंड W2 इज स्लोप ऑफ द लाइन L2। समझ में आ रही है बात सारे के सारे बच्चों को। चलिए थोड़ी सी और चीजें बात कर लेते हैं, इमेज के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बारे में भी बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि P पॉइंट से आपने इस लाइन L के ऊपर एक परपेंडिकुलर गिराया, तो दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ P। इसकी वैल्यू हम हमेशा कैसे इवेल्युएट करेंगे, जब भी प्रॉब्लम के अंदर रिक्वायर्ड होगा। और ये वाला जो पॉइंट है ये इमेज ऑफ P अबाउट लाइन L। ठीक है, कैसे इवेल्युएट करेंगे, देखो लाइन की इक्वेशन मुझे दी हुई है ये वाली, अल्फा z बार प्लस अल्फा बार z प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मुझे Z2 यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने कहा यार हाँ, लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दिया, कहने का मतलब है z के जगह पे Z2 डाल दिया। अब आप सोचिए ये जो PR है ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है इस लाइन के, और दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का सम कॉम्प्लेक्स नंबर में वो 0 आना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है, तो इसका स्लोप अगर मैं लिखना चाहूंगा तो वो क्या हो जाएगा, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार एज डिस्कस्ड अर्लियर। और इसका स्लोप मैंने आप लोगों को बताया था माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बार, दोनों का स्लोप का सम इक्वल टू 0। तो यहां से Z2 का वैल्यू आ गया, देख लीजिए। समझ में आ रही है बात सारे के सारे बच्चों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड, अगर मुझे इमेज निकालनी है Z3, तो मैं जानता हूं कि Z1 और Z3 का मिड पॉइंट क्या है, R है, हाँ या ना। तो यहां पे तो भैया Z1 प्लस Z3 अपॉन 2 इज इक्वल टू Z2 है। तो Z3 का वैल्यू निकालना क्या आसान है, ये चीज है भैया खाली। और Z2 और Z1 का वैल्यू जो है वो आप पुट कर। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को, किसी को कोई आपत्ति किसी भी प्रकार की। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें भी हम लोग देख चुके हैं कि Z माइनस Z0 का मॉड्यूलस R के बराबर होता है। अब देखिए यहां से मान लीजिए मैंने आपको कभी भी ऐसी इक्वेशन दे दी, Z माइनस 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 4। तो आपके पास दो तरीके हैं सर्कल, दो तरीके हैं आप लोगों के पास कि आप इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख पाए। एक तरीका कि Z की जगह पे आप x प्लस आई वाई पुट कर दीजिए, जो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी ना वो कुछ ऐसी आ जाएगी, अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और स्क्वायर कर देंगे तो x और y के अंदर यानी कार्टेशियन प्लेन के अंदर हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। अब अगर मैं बोलूं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल आप x और y के टर्म्स में मत लिखो यार, आप z के टर्म्स में ही लिखो, लाइक इन द स्ट्रेट लाइंस। जैसे स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन थी अल्फा बार z प्लस अल्फा z बार प्लस b इज इक्वल टू 0, वैसे सर्कल की इक्वेशन लिखो। तो आपने क्या करना है, देखिए ये इक्वेशन आपको गिवन है, दोनों तरफ स्क्वायर। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी z इंटू जेड बार क्या होता है, मॉड z स्क्वायर। तो इस वाली चीज को आप लिख सकते हो z माइनस जेड नॉट इंटू उसका बार, ये पूरा बार है, एंड बार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस एंड माइनस। तो आप इसी बार को क्या लिख सकते हो, आप इसी बार को लिख सकते हो z माइनस जेड बार माइनस जेड नॉट, हाँ या ना। अब मल्टीप्लाई कर दो, अगर आप अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो चीज है ये कुछ ऐसी आ जाएगी, देखो जरा मल्टीप्लाई होने के।
यस और नो सारे के सारे बच्चे। अब यहां पे आप एक चीज देखिएगा, ये चीज एक कांस्टेंट होगी बिकॉज z नॉट इज द सेंटर, फिक्स्ड होगा। ये चीज भी एक कांस्टेंट होगी, यस और नो। तो आप इसको अगर z0 के जगह पे अगर आप -a मान लेते हो थोड़ी देर के लिए, z0 के जगह पे आप क्या मान रहे हो -a, या कहूं a के जगह पे अगर आप -z0 मान लेते हो, तो अल्फा बार का या a बार का वैल्यू कितना हो जाएगा -z0 बार। तो आपकी जो ये चीज कांस्टेंट टर्म्स हैं, इस कांस्टेंट टर्म को अगर मैं b बोल दूं, इस कांस्टेंट टर्म को अगर मैं b बोल दूं, तो आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल में ये चीज डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए, सेंटर इज गोइंग टू बी नथिंग बट -a एंड रेडियस इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ a का स्क्वायर या अल्फा का स्क्वायर -b। राइट, समझ में आ रही है बात? जैसे कि मैं आपको एक चीज है ना, यस समझिएगा जरा, समझिएगा जरा यहाँ पे थोड़ी सी बात मान लीजिए मैंने आप लोगों को कोई भी सर्कल की इक्वेशन दे दी, चलिए खैर मैं आगे इसके ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। बस आप ये याद कर लीजिए कि जो सर्कल की इक्वेशन इस तरीके से आएगी तो z0 के जगह पे -a डाला हुआ होगा, ठीक है, और b का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, और z0 स्क्वायर -r स्क्वायर, या कहूँ रेडियस का वैल्यू किसके बराबर होगा, अंडर रूट मॉड a स्क्वायर माइनस, ठीक है, a का वैल्यू -z0 के बराबर, वेयर z0 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, तो -a हो जाएगा, ठीक है, उसके बारे में भी बात करूंगा। चलिए अभी इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिकल फॉर्म देख लो, जरा सोचिएगा बेटे, अगर मैं डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स ले रहा हूं तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इन राइट एंगल, अगर ये दो डायमीटर्स के एंड पॉइंट है तो ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, मैंने z थोड़ी देर के लिए यहां पे मान, ठीक है। तो आप जरा नोटिस करो, अगर मैं लिखता हूं z -z0 तो वो ये वाला वेक्टर हो गया इस डायरेक्शन में, और मैं लिखता हूं अगर z -z1 तो वो ये वाला वेक्टर हो गया। सारे के सारे बच्चे सोचेंगे जरा, तो ये वाला वेक्टर मेरा हो गया z -z2, ये वाला वेक्टर हो गया मेरा z -z1, तो z -z2 अपॉन z -z1 के बीच में एंगल तो ये वाला आएगा 90 डिग्री, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब मैं रोटेशन थ्योरम लिखूंगा, जब मैं रोटेशन थ्योरम लिखूंगा तो यहां पे आएगा सम कांस्टेंट जो कि रियल नंबर होगा इनटू e पावर i π/2। अब e की पावर i π/2 जो होता है ना, वो एक इमेजिनरी नंबर होता है, प्योरली इमेज। ये कितना होता है, आयोटा होता है, ये कितना होता है, आयोटा होता है। तो जरा सर आयोटा होता है, तो ये प्योरली इमेजिनरी होगा। और अगर ये प्योरली इमेजिनरी होगा तो सोचिएगा जरा, अगर ये प्योरली इमेजिनरी अगर होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट। तो रियल पार्ट 0 है तो इक्वेशन आपकी ऐसी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी सर्कल की, जरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी है तो इसके कॉन्जुगेट के साथ इसका सम इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं आएगा। और अगर मैं ऐसा लिख दूं, भले ही एंगल π/2 बोलूं, भले ही एंगल -π/2 बोलूं, तो आपको नहीं लगता कि द लोकस इज गोइंग टू बी अ सर्कल अगर ±π/2 है तो? यस और नो सारे के सारे बच्चे फील करेंगे यार, यस चलिए बहुत बढ़िया। तो सर्कल की इक्वेशन की ये वाली फॉर्म आपको याद करनी। देखिए स्ट्रेट लाइन में और सर्कल में यहाँ पे केवल इतना सा डिफरेंस है, बस केवल ये z इंटू जेड बार। अगर z इंटू जेड बार और आ गया तो वो सर्कल बन जाएगा इसके कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, राइट एवरीवन फील करो कि इतना पोर्शन जो था वो स्ट्रेट लाइन में भी था, राइट। अच्छा अब ये सर्कल की इक्वेशन अगर मेरे पास बनी है तो मैंने क्या बताया था, सेंटर कितना होगा सर, सेंटर होगा -अल्फा, और रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी अंडर रूट अल्फा स्क्वायर -b या +b, क्या था -b, राइट। रिमेंबर दिस। नहीं भी होगा तो, याद नहीं भी होगा तो भी हम दूसरे तरीके से निकाल लेंगे। कौन सा दूसरा तरीका, जैसे ये वाला मैंने बताया था, इस तरीके से निकाल लेंगे। सेंटर 2,3 होगा और रेडियस 4 होगी तो कभी भी अटकेंगे, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैंने ये बोला कि मेरा सर्कल, ये वाला जो भी सर्कल होगा, इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, जैसे हमने स्ट्रेट लाइन के केस में देखा कि एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमने जेड बार के जगह पे जेड डाल दिया, और वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए जेड के जगह पे जेड बार के जगह पे -z डाल दिया।
राइट। अब सर्कल में भी हम वैसे ही करेंगे, रियल एक्सिस पे कहाँ काट रहा है आपका सर्कल वो जानने के लिए जेड बार के जगह पे जेड डाल दिया। जैसे ही आपने जेड बार के जगह पे जेड डाला तो आपकी इक्वेशन ऐसी बन गई और इसके दो रूट्स आएंगे z1 और z2। तो डिफरेंस बिटवीन द रूट्स आप लिख सकते हो, कैसे लिखा देखो जरा। डिफरेंस बिटवीन द रूट्स लिखने का फॉर्मूला क्या होगा, आप लोगों ने क्वाड्रेटिक के अंदर पढ़ा होगा, अंडर रूट डी बाई मॉड ए ऐसे करके होता है। तो अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, देखो अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन मॉड ए यानी कोएफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर जो कि 1 है। यस चलिए, इंटरसेक्शन ऑन इमेजिनरी एक्सिस पे आपका सर्कल कहां काटेगा अगर वो निकालना है, तो इमेजिनरी एक्सिस पर जेड बार का वैल्यू माइनस जेड के बराबर होता है। तो आप इस इक्वेशन के अंदर जेड बार के जगह पे माइनस जेड डाल देंगे तो ऐसी इक्वेशन आ जाएगी, है ना। यस, एक मिनट, जेड बार के जगह पे अगर माइनस जेड डाल देंगे तो मॉड जेड स्क्वायर आएगा, सॉरी ठीक है, ये सॉरी जेड स्क्वायर आएगा, तो टाइपिंग एरर पे दिस शुड जेड स्क्वायर। ये वैसे जेई एडवांस्ड का है, मतलब जेई मेंस में नहीं है, ठीक है इतना। चलिए, तो जेड स्क्वायर माइनस दिस थिंग आ जाएगा, तो z3 और z4 दो इसके रूट्स हो गए, वो कैसे निकालेंगे सर, डिफरेंस बिटवीन द रूट्स अंडर रूट डी बाय मॉड ए, याद होगा आपको, डिफरेंस बिटवीन द रूट्स वही कर देंगे बस, दैट्स इट। यानी ये लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट भी आ गया। आप लोगों ने सर्कल में तो ये चीज पढ़ी होगी, मेरी पूरा मानना है कि मान लीजिए अगर ये आपका सर्कल है, तो अगर मैं ये बोल रहा हूं भैया एक्स इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस, और वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस, ये वही दो फॉर्मूले लिखे हुए एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट सर्कल। सर्कल्स में भी आपने ये चीज पढ़ी होगी। यस जी, ऑलराइट, कंडीशन फॉर these 4 points to be concyclic, concyclic means lying on a same circle, ठीक है। yes, no 3 of them are collinear, में से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, बिकॉज सर्कल के ऊपर कोई भी 3 पॉइंट जो होते हैं वो कभी भी कोलिनियर नहीं होते। तो अगर 4 पॉइंट्स मुझे दिए गए हैं और चारों के चारों पॉइंट्स अगर एक सर्कल के ऊपर लाई करवाने हैं, तो समझिएगा जरा मैं यहां पर क्या करने वाला हूं। सबसे पहले तो रोटेशन थ्योरम देख लीजिए, लैम्डा 1 इज गोइंग टू बी सम स्केलर, फील करिए, z1 माइनस z3 यानी ये वाला, ठीक है, और z4 माइनस z3 यानी ये वाला, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है, ये लिख दिया देखो आप, स्केलर इनटू सम मैग्नीट्यूड। फिर सिमिलरली सेकंड इक्वेशन लिख, और इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपको समझ में आएगा कि e की पावर आई थीटा से e की पावर आई थीटा उड़ जाएगा। बिकॉज सोचो, अगर ये चारों के चारों एक ही सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं तो ये एक कॉर्ड होगी, और अगर ये एक कॉर्ड है तो इस कॉर्ड के ऊपर ये वाला एंगल भी थीटा होगा और ये वाला एंगल भी थीटा होगा, बिकॉज ABCD आर लाइंग ऑन अ सर्कल, हाँ या ना। वही चीज करके हम लोगों ने दो ये इक्वेशन लिखी है, दोनों को डिवाइड किया, तो दिस टर्म इज कमिंग आउट टू बी अ रियल नंबर, और अगर ये रियल नंबर आ रहा है तो इसका कॉन्जुगेट इसी के बराबर हो जाए, वही हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा पासिंग फ्रॉम। याद करना है थोड़ा बहुत, देखिए आपको तरीका, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। चलिए जनरल लोकस के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। देखिए, z का z1 से डिस्टेंस प्लस z का z2 से डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है k, तो इस कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि भैया मेरा लोकस क्या आएगा। देखिएगा जरा, अगर मेरे k का वैल्यू z1 माइनस z2 से छोटा है, देखिएगा समझिएगा, अगर मैं बोलूं ये मेरा z1 है और ये मेरा z2 है, और z कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है, तो समझिएगा जरा, अगर मेरा k का वैल्यू जो है वो z1 माइनस z2 से छोटा है, यानी इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से छोटा है, तो कोई भी लोकस नहीं बनेगा। अगर k का वैल्यू z1 माइनस z2 के बराबर है, तो लाइन सेगमेंट यानी कि आपका जो z है वो इन दोनों के बीच में कहीं पे भी आ सकता है। और अगर आपका वैल्यू z1 माइनस z2 से बड़ा है तो आपका एलिप्स बनता है। एलिप्स में याद करिए S1p प्लस S2p इज इक्वल टू 2a, ऐसा आता है। डिस्टेंस बिटवीन फोकस क्या होता था, डिस्टेंस बिटवीन फोकस क्या होता था, 2ae, यानी S1 S2 के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2ae होता है, और राइट हैंड साइड में 2a लिखा हुआ है। तो डोंट यू थिंक कि फोकस के बीच में डिस्टेंस जो है वो छोटा है एज कंपेयर टू दिस इक्वल टू वाला वैल्यू यानी k से। तो अगर k का वैल्यू बड़ा है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट z1 एंड z2 यानी डिस्टेंस बिटवीन फोकस
तो अगर k का वैल्यू बड़ा है तभी तो एलिप्स बनता है। देखिए कंपेयर करिए, आ रही है बात समझ में सारे के सारे बच्चों को? एवरीवन फॉलो करिए चीजों को, है ना। फिर ये चीज देखिए, आपने हाइपरबोला के अंदर एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, S1p माइनस S2p इज इक्वल टू 2a, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंसेस। तो यहां पर देखिए सेम चीज की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और यहां पर ये कंडीशन कि भैया S1 S2 के बीच में डिस्टेंस कितनी होती थी 2ae, और यहाँ पे एसेंट्रिसिटी वाज ग्रेटर देन 1, 2ae बड़ा होगा कि 2a बड़ा होगा, तो कंपेयर करके आपको समझ में आ गया होगा, यस और नो। और ये स्टैंडर्ड पैराबोला की डेफिनेशन की आप अपने घर रख सकते हो, बिकॉज ये बहुत ही डुएबल है मेरे ख्याल, राइट। चलिए फिर एक और चीज आप लोगों को पढ़ा देता हूँ, पूरे का पूरा एडवांस्ड का ही पार्ट है, आप ये समझ के चलिए, ठीक है। जो मेंस का पार्ट था वो मैं मेजरली बता चुका था आपको पिछली क्लास के अंदर ही, और उसमें भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन और सर्कल की इक्वेशन बस पता कर लेना कि आजकल छोटे छोटे से क्वेश्चन जो है वो मेंस के अंदर वहां से आने लगे बस। जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है और उसका स्लोप कैसे निकालते हैं। दूसरा सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, z इंटू जेड बार प्लस अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0, और इसका सेंटर रेडियस क्या होता है। दैट्स इट, इतना ही याद करने की जरूरत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से लिखे जा सकते हैं, अगर तीन वर्टाइसेस z1 z2 z3 है तो 3z0 का वैल्यू जो है मैं इसके बराबर लिख सकता हूं। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं मेरे पास ऐसी चीज आती है कि नहीं बेटा, देखो ये सिग्मा लगे हुए हैं। अच्छा, इस चीज का मीनिंग भी बता देता हूँ, 9z0 स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर, ये मीनिंग है पहले वाले सिग्मा का, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1, ये है मेरी बाद वाली चीज, ठीक है जी। जब ओके, तो ये चीज आप याद रख लीजिए, और ये एक आप इस रिजल्ट को लीजिए, ये कभी प्रॉब्लम के अंदर अगली क्लास के अंदर या कहीं ना कहीं, तो आप इतना ही रिजल्ट याद रखें, ठीक है। इस रिजल्ट को आप, ठीक है जी बेटा, समझ में आ गई बात आप लोगों को। तो अगर सेंट्रॉइड के बीच में और कोऑर्डिनेट्स के बीच में एक रिलेशन लिखना हो तो दिस रिलेशन कैन आल्सो बी रिटन, इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। वेयर z0 इज द सेंट्रॉइड, z0 ठीक है। ऑल राइट, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं अब हम लोग, ताकि हमको ये तो पता चले कि भैया हमने कितना सीखा है, हाँ या ना। ऑल राइट, चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ना। जब फाइंड दी सेंटर एंड रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल, पहले कुछ चीजें छोटी छोटी चीजें ऐसी सीख लेते हैं जिसको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है वो पता चल जाए, है ना। चलिए पहले तो इक्वेशन ऑफ सर्कल याद करने की आदत डाल दीजिए, जेड इंटू जेड बार प्लस अल्फा बार इंटू जेड प्लस अल्फा इंटू जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है जिसका सेंटर कितना होता है, का सेंटर होता है माइनस अल्फा, और रेडियस कितनी होती है, रेडियस होती है अंडर रूट मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर प्लस बी, दैट्स इट, ठीक है जी। एक तो ये। अच्छा, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं आपको दो मेथड बताता हूं, एक तो मेथड 1 तो आप जानते ही हो, और एक मेथड 2। क्या जानते हो आप मेथड, अगर आप z के जगह पे x प्लस आई वाई डाल दोगे, वेर x एंड y आर रियल नंबर्स, ठीक है, तो भैया मेरा z बार कितना हो जाएगा, सर z बार मेरा x माइनस आई वाई हो जाएगा। तो वो डाल के आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी x और y के अंदर। तो अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं भी याद तो भी आप x और y के अंदर सर्कल की इक्वेशन लिख दोगे, और वो इक्वेशन आते ही आप बता दोगे कि भैया आपका सर्कल का सेंटर क्या है और रेडियस क्या है, अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है तो भी। तो z इंटू जेड बार कितना बन गया, z इंटू जेड बार बन गया मॉड जेड स्क्वायर होता ही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4i टाइम्स एक्स प्लस आई वाई प्लस 3 माइनस 4i टाइम्स जेड बार यानी एक्स माइनस आई वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपके पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। चलिए मैं ही कर देता हूं आप लोगों के लिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स कितना आएगा, एक तो 3x यहां से आएगा, 3x यहां से आएगा और 3x यहां से आएगा, तो 6x हो गया,
और y कितना आएगा, -4y यहां से आएगा, -4y यहां से आएगा, यानी -8y आ जाएगा। है ना, और ये 3iy और ये -3iy कट गया, और ये 4iota x -4iota x कट गया, और ये +5 इज इक्वल। तो इस सर्कल का सेंटर कितना होगा भैया, टेक द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y और -12 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी -3,4। और रेडियस कितना है, रेडियस होगा 20। यस और नो, एक ये तरीका हो गया भैया, ये तो आता ही है हम लोगों को। ठीक है, दूसरा तरीका यहाँ पे देख लेते हैं। अगर इस तरीके से करेंगे तो सेंटर कितना हो गया, फॉर्मूला से सेंटर हो गया -अल्फा, अल्फा का वैल्यू ये रहा, तो सेंटर कितना आ गया भैया, देखो जरा, तो सेंटर होगा -अल्फा, यानी माइनस टाइम्स ऑफ 3 - 4i, यानी कितना हो गया 3 प्लस -3 + 4i, यानी -3,4 देखो। और रेडियस, रेडियस का क्या फॉर्मूला था, रेडियस का फॉर्मूला था √ऑफ मॉड्यूलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर, यानी कि 3 - 4i के मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस b, यानी कौन ये था, सॉरी -b था, इफ आई एम नॉट दैट। पर अपना तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, और वो क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व हो गया है, आया ना, -b। तो ये कितना आ गया, माइनस आया, ये कितना आ गया 25 - 5 यानी √20। तभी तो मैं जो मेथड अच्छा लगे, याद करने में मजा आता है तो ये कर लेना, और जल्दी जल्दी करना है तो ये याद कर लेना, नहीं भैया थोड़ा मैं कैलकुलेशन कर लूंगा तो ये वाला मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंटेड बाय दिस ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज गोइंग टू बी व्हाट। अच्छा, तो पहली बात तो यार ये मॉड्यूलस का सिंबल है, द सिंबल ऑफ मॉड्यूलस। तो भैया देखते हैं क्या बोल रहा है सॉल्यूशन। हमें बोल रहा है कि यार ये जो चीज है ना आपकी, मॉड ऑफ z+1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ z-1, ये एक सर्कल रिप्रेजेंट करती है। तो देखिए इस तरीके के में दो मेथड है, मेथड 1 भी बता देता हूँ और मेथड 2 भी। मेथड 1 तो यही है कि x की जगह x + i/y डाल दो z की जगह पे। तो द मोमेंट आप वो डालोगे तो ये आ जाएगा x+1 + i/y का मॉड इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x - 1 + i/y। ठीक है, चलिए फिर दोनों तरफ मॉड्यूलस लिख दो यार, √x+1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ √x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एंड सॉल्व। फिर आपकी इक्वेशन आ जाएगी x और y के अंदर, तो आप सेंटर लिख दोगे। एक तो ये मेथड हो गया, समझ में आता ही है ये तो सारे के सारे बच्चों को। मेथड 2 देख लेते हैं, देखो जरा, ये भी सीख लो। क्या करेंगे, हमको दी हुई है ये इक्वेशन, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आवर इक्वेशन विल बिकम समथिंग लाइक दिस। अच्छा, स्क्वायर क्यों किया सर, देखना अभी समझ। जब भी कभी हमें मॉड दोनों तरफ दिख जाए या एक तरफ मॉड दिखता है ना, तो हम z × z = मॉड z स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगाने के बारे में सोचते हैं। तो मैंने कहा यार फिर हम लिख सकते हैं z+1 टाइम्स z+1 का बार, अब 1 का बार तो 1 ही होता है बाय द वे, और यहाँ पे आ जाएगा z - 1 × z बार -1 बार, यहाँ पे 1 का बार तो 1 ही होता है, पुट कर दीजिए। और आप यहां से आराम से सर्कल की इक्वेशन को जो है वो लिख सकते हैं। आया ना बेटे, तो अगर हम वो लिखेंगे तो कितना आ जाएगा ये बेटे, ये आ गया z × z बार, ठीक है, प्लस z बार प्लस 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ z × z बार -z बार प्लस 1, और टर्म्स को इधर उधर ले जाइए। अच्छा, अल्फा लिखने से पहले ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि z × z बार का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, ठीक है। तो उधर लेके जाते हैं, मान लो
तो ये बन गया 3 इंटू जेड बार, ठीक है, और ये -4z और ये -5z बन जाएगा उधर, -5z बार बन जाएगा उधर, ठीक है, +4 और ये +3 बन जाएगा, आया ना, इक्वल टू 0 बेटा। अब z इंटू जेड बार का कोएफिशिएंट पहले 1 बनाना मत भूलना, ये हो गया -5/3z -5/3z बार +1 इज इक्वल, रेडियस क्या होगी -a के बराबर, और a का वैल्यू क्या है बेटे -5/3 है, तो आपका जो सेंटर ऑफ द सर्कल होगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। ये अच्छा लगता है तो ये कर लो, ये अच्छा लगता है तो ये कर लो, दोनों मेथड मेरे ख्याल से क्लियर। तो चलिए यहाँ पे भी एक प्रूव कर ही लेते, क्या बोल रहा है ये, 2z - 1 का मॉड्यूलस इक्वल टू z - 2 का मॉड्यूलस है। तो देखिए जब भी दो मॉड्यूलस, दोनों तरीके लगा सकते हो, बोथ वेज। मैं मेथड 1 को तो केवल लिख दे रहा हूं, मेथड 1 क्या है, मेथड 1 पुट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, ये मेथड 1 हो गया। और मेथड 2 में क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आया ना सर, ऐसा आ जाएगा। अब ये जैसे ही ऐसा आया तो z इंटू जेड बार वाली चीज लगा देंगे, 2 का बार तो 2 ही होता है, z का बार -1 का बार इज इक्वल टू z -2 और ये z बार -2 का बार, आया ना, बिकॉज बार कैन बी अबाउट प्लस एंड माइनस। चलिए जी, तो यहां पर हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो वी आर हैविंग समथिंग लाइक दिस विद अस, का बार 2 ही होता है, 1 का बार 1 ही होता है, तो ये चीज कितनी आ गई, ये चीज आ गई 4 इंटू जेड बार -2z बार +1 इज इक्वल टू z इंटू जेड बार -2z बार +4। तो ये चीज कितनी आ जाएगी, देखो z इंटू जेड बार को इधर लेके आएंगे तो 3 इंटू जेड बार, ये दोनों तो कट गए आपस में, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 3 बच रहा है ये, तो ये चीज यही आ गई, मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आया ना, और मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हेंस प्रूव्ड लोकस इज व्हाट, मॉड जेड इज इक्वल टू 1, मॉड जेड -1 नहीं होता बिकॉज़ मॉड्यूलस द डिस्टेंस, हेंस प्रूव्ड भैया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिप्रेजेंट करिएगा इस चीज को, ये मॉड्यूलस का सिंबल है बाय द वे, इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो देखिए 1 से बड़ा, ऐसा प्रॉब्लम मैंने हालांकि करवाया भी था आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर। पहले तो हम 2,3 प्लॉट कर दिया हमने, वही हमारा 2 + 3 आयोटा होगा, ठीक है। एक तो हमने रेडियस 1 का सर्कल ड्रॉ किया, रेडियस 1 का सर्कल विल बी ड्रॉन लाइक दिस, और एक हमने रेडियस 4 का सर्कल ड्रॉ किया, रेडियस 4 का सर्कल विल बी ड्रॉन लाइक। अच्छा, ये बोल रहा है कि z का 2 + 3 आयोटा से डिस्टेंस 1 से बड़ा और 4 से छोटा आना चाहिए, यानी इन दोनों सर्कल्स के अंदर अंदर आना चाहिए। तो भैया आराम से करवाने के बाद तो मुझे उम्मीद है कि यार आप लोगों को ये सोचना आना चाहिए भैया, है ना। तो ऑल दी करेक्ट ऑप्शंस, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करिएगा इसको, ABCD का आंसर बताइएगा, ठीक है। दो तरीके हैं, मेथड 1, z के जगह पे x + iy डाल दो मान लो, और ये प्योरली इमेजनरी बोल रहा है, प्योरली इमेजनरी बोल रहा है, तो प्योरली सिंस z + 1 अपॉन z + आयोटा इज प्योरली इमेजनरी, यानी कहने का मतलब है कि इसका रियल पार्ट 0 होगा, तो हम लिख सकते हैं कि दिस प्लस इट्स कॉन्जुगेट का बार इज इक्वल टू 0। एक तो ये मेथड हो गया, अच्छा दो मेथड ही हो गए ये दोनों, ये मेथड 2 हो गया और ये मेथड 1। अगर ये वाला मेथड करोगे तो रियल, बस प्योरली इमेजनरी है तो इसका रियल पार्ट 0 करवा देना, देखो x + iy + 1 अपॉन x + iy + i, ऐसा है। तो इसको मैं क्या करता हूं भैया, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है
तो मैं x माइनस आई टाइम्स ऑफ y प्लस 1 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूंगा, और जो भी ये चीज आ रही है ना ओवरऑल, इसका रियल पार्ट बस 0 कर देना, क्योंकि वो प्योरली इमेजिनरी दिया हुआ है। मेक इट्स रियल पार्ट 0, आपका आंसर आ जाएगा। आ रही है बात आप लोगों को? तो एक तरीका वो, एक तरीका ये, जो मर्जी आपको करना है आप कर लेना। होमवर्क दे रहा हूँ, ABCD आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताओगे। चलिए, सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, सेंटर बताना है, तो अल्फा माइनस अल्फा, सॉरी अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है हमें -2 -3i। ये वाला वैल्यू मेरा अल्फा का होगा, जो भी जेड बार के आगे होता है। और सेंटर मेरा क्या होता है? सेंटर मेरा माइनस अल्फा होता है, तो हो गया 2 -3i। ये आपका सेंटर हो गया 2 का। और अगर वो तरीका करना है तो आप वो वाला भी तरीका कर सकते हो कि z की जगह पे x प्लस आई वाई डाल दिया, तो z बार की जगह पे x माइनस आई वाई, और काम। समझ में आई बात सारे के सारे बच्चों को? यस, सेंटर इज गोइंग टू बी राइट। आई होप कि आप लोगों को आज जो मैंने पढ़ाया है, आप लोगों को मतलब ज्ञान कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आज दिन तक क्या होगा, ठीक है? यस, तो मैंने उन बच्चों के लिए स्पेशली इसको पढ़ाया है जो कि जेई एडवांस का पेपर इस बार ही लिखने, तो जो जेई एडवांस का पेपर लिखने जा रहा है उसको ये चीजें मतलब जो है कि भैया मेंस में तो मैं अच्छे मार्क्स लेके ही आऊंगा, तो वो इस तरीके की चीजों को जरूर करके जाए। जेई एडवांस में इस तरीके की चीजें आ सकती है। और जो क्लास 11th के बच्चे हैं, अगर उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दिल छोटा नहीं करना, 12th करने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन को समझ में आएंगे। ये लेक्चर उन बच्चों को भी नजर में रखते हुए बनाया गया है जो कि इस साल जेई एडवांस का पेपर लिखेंगे, राइट? यस, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल विश्वास दिवस के लिए रेडी होंगे, है ना, बिकॉज समथिंग बिग इज कमिंग। और अलग पांडे सर का मतलब मैं कहता हूं कि आई एम अ ह्यूज फैन, ठीक है, मतलब ह्यूज फैन हूं मैं उनका, बहुत बड़ा फैन हूं। और जो भी कर रहे हैं वो बहुत तगड़ा ही करेंगे, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। तो भैया आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट सरप्राइज। आई होप यू गाइज आर ऑल्सो लुकिंग। तो आज के लिए सेशन यही एंड करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप रॉकिंग, कीप एंजॉइंग, लेट्स मेक मोस्ट आउट ऑफ दिस। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।